उतार चढ़ाव के बीच भारतीय बाजारों में हफ्ते के आखिरी दिन कारोबार ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए लेकिन सपोर्ट के बेहद करीब है इस वक्त बाजार। यहां पर रुकेंगे, थमेंगे, रिकवर होंगे या फिर आज रहेगी सुस्ती भरी क्लोजिंग? क्या करें, अगले हफ्ते की तैयारी रहेगा इसी पर खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जानेंगे अनिल जी से वीकेंड के शुरुआत होने से पहले आपको किस तरह बाजार में पोजीशनिंग करनी है और ढेरों स्टॉक्स जो फोकस में आ रहे हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। सर बताएं, आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या हैं? दीप, देखिए, सीमित दायरे में कारोबार हुआ है, बाजार में बहुत ज्यादा एक्शन है नहीं, थोड़ी बिकवाली बढ़ती हुई दिखी मिड सेशन से और अब निफ्टी करीबन 70-75 अंक नीचे दिन के निचले स्तरों की तरफ आता हुआ दिख रहा है, 14,800 के बेहद करीब। बैंक निफ्टी भी 32,500 के नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है इस वक्त और लगभग 300 अंकों का नुकसान वहां पर आपको दिखेगा। सरकारी बैंक, फार्मा, एफएमसीजी, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो बेहद मजबूती के साथ 2 से 3% ऊपर है। मेटल शेयरों में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आती हुई दिखी है, 2% नीचे है मेटल इंडेक्स। टाटा स्टील 3% फिसलकर आज फॉर अ चेंज निफ्टी का टॉप लूजर है। आमतौर पर निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में इसकी लीडरशिप होती है, आज गिरने वाले शेयरों में इसकी लीडरशिप है बैंकिंग शेयरों के साथ में। डाउ फ्यूचर सुस्त है, कल भी सुस्त है, पूरे दिन भर बहुत सीमित दायरे में अमेरिकी बाजारों ने कल कारोबार किया और आज फिर से किसी तरह का कोई खास संकेत है नहीं और यूरोप में भी पूरी तरह से सुस्ती का माहौल है, यानी कि अमेरिकी बाजारों में कोई खास एक्शन है नहीं और आखिरी 1.5 घंटे का ट्रेड अब आपके सामने है। दीप, बिल्कुल सर, तो थोड़ी ये जो ग्लोबल सुस्ती आ रही है शायद उसकी वजह से भी हमारे बाजार फिसल रहे हैं या फिर वीकेंड सेशन है शायद उसकी वजह से। पर जिस तरह से सर आज की बाजार की पोजीशनिंग हुई है, थोड़े डिफेंसिव स्टॉक्स ज्यादा फोकस में आ रहे हैं, रुपया भी थोड़ा वीक होते हुए दिखा है 5 महीने के निचले स्तर पर। यहां से कुछ संकेत लेने चाहिए कि बाजार में शायद थोड़ा शिफ्ट होते हुए दिखे। दीप, अचानक से रुपए में अच्छी कमजोरी आती दिखी और 75 के आसपास के लेवल थोड़ी सी चिंता की बात तो है। और अगर आप देखें तो ज्यादातर संकेत इस लिहाज से, चाहे करेंसी मार्केट से देखें, चाहे कोरोना के देखें, चाहे एफआईज के आंकड़े न्यूट्रल देख लीजिए, ग्लोबल मार्केट्स न्यूट्रल देख लीजिए, तो ऐसा कोई बड़ा पॉजिटिव संकेत आपके लिए है नहीं कि बाजार 15,000 को पार करें। तो बार बार मैं यही कह रहा हूं कि जैसे आप 14,900 15,000 की रेंज में जाते हैं, वहां पर आपको अचानक से ट्रिगर्स की कमी दिखती है। ऐसा लगता है कि मतलब है ना, जोश देने के लिए कुछ और चाहिए, एक तो कुछ ऐसी अच्छी खबर आए जिससे हम 15,000 को छू पाए, पार कर पाए, और वहां पर जब पता चलता है कि ना 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 ऐसा कुछ है नहीं, तो थोड़ा हम वापस फिसल जाते हैं। लेकिन इस फिसलने में भी अच्छी बात यह कि कोई ऐसा बहुत बड़ा कमजोरी का लक्षण है नहीं। तो इंडेक्स में थोड़ी बहुत कमजोरी है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में, कैश मार्केट के स्टॉक्स में आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स अब भी आधा % के आसपास मजबूत है, तो वहां पर अच्छी खासी खरीदारी होती दिखी। अब थोड़ी सी मिड कैप शेयरों में पिछले कुछ मिनटों में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ठीक है। बाकी बाजार में सिंपल है, 14,900 15,000 की रेंज में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और नीचे 14,700 750 के आसपास आपको थोड़ी फिर से खरीदारी। तो इस रेंज बाउंड मार्केट को ही ट्रेड करना है। हफ्ते का आखिरी दिन है, कोरोना के मामले बढ़े हैं, डर हमेशा ये रहता है कि वीकेंड पे पता नहीं कोई कुछ लॉकडाउन के कुछ और प्रतिबंध बढ़ने की खबरें आ जाए, कोरोना के मामले 1,35,000 तो दिन के पहुंच चुके, कुछ और बढ़ गए तो ये चिंताएं जो आपके दिमाग में रहती है, वो आपको सोमवार के लिए खरीदारी करने से रोकती है। और ये खरीदारी तभी हो सकती है जब आप ग्लोबल मार्केट्स में तोड़फोड़ तेजी दिखे, और जब ग्लोबल मार्केट्स में भी सुस्ती और आपके पास अपनी खुद की चिंताएं हैं तो फिर सबड्यूड ट्रेड रहता है। अगले 1.5 घंटे में मुझे लगता है इसी तरह का ट्रेड रहना चाहिए। तो बहुत बड़ी तेजी मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं, हालांकि बहुत कमजोरी होगी यहां से, उसकी भी संभावना, आशंका कमी है। तो रेंज बाउंड ट्रेड, हल्का फुल्का छोटी रेंज में रहने की आप संभावना रख सकते हैं। फिर भी डेटा तैयार है, थोड़ी देर में मैं विश्लेषण करने की तैयारी करता हूं। जी दीप। बिल्कुल सर, तो आपका डेटा विश्लेषण भी लेंगे और आपसे जानेंगे भी कि बाजार में अब आगे क्या रुख बन सकता है, किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस बीच एक बार जरा एलएनटी को पुल अप कर लेते हैं, क्योंकि अभी अभी बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। 5,000 से 7,000 करोड़ के बीच का ऑर्डर मिला है। एलएनटी जब भी अपने ऑर्डर्स डिक्लेयर करती है तो पूरा अमाउंट नहीं बताती है, सिर्फ एक रेंज का इंडिकेशन देती है। पर इनके जो बड़े ऑर्डर्स होते हैं वो 5 से 7,000 करोड़ की रेंज में आते हैं और उसी रेंज में ये ऑर्डर इन्हें मिलते हुए दिख रहा है। सऊदी अरब से सबसे बड़े सोलर प्लांट के लिए इनको एक ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। तो बड़ी ऑर्डर विन एलएनटी के लिए। और इस पिछली तिमाही में एक प्रॉब्लम एलएनटी के साथ यही रही है कि कुछ ऑर्डर विन्स में स्लो डाउन हुआ है। Q3 में तो इनको शानदार ऑर्डर्स मिले थे, Q4 में उतने अच्छे ऑर्डर्स नहीं मिले। पर अब नए साल की शुरुआत अच्छे कदम पर करते हुए 5 से 7,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर एलएनटी को मिलता है। सोलर पीवी प्लांट, फोटोवोल्टेक सेल्स के प्लांट के लिए ऑर्डर मिला है। सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े प्लांट का ये ऑर्डर है। तो नजर रखनी पड़ेगी
LNT पर, और थोड़ा एक्शन भी शायद इस पर आ सकता है। अगर थोड़ा चुस्त बाजार होता तो तेजी भी आप बनते हुए देख सकते थे, पर LNT पर नजर रखेंगे। आइए कौन से ट्रिगर्स हैं जहां पर हमारी नजर है ये भी एक बार देख लेते हैं। साथ ही खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए भी वरुण हमारे साथ तैयार है, पर पहले मानसी के पास चलते हैं जानने के लिए आने वाले दिनों के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स हैं। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज मैक्रोटेक डेवलपर्स का आईपीओ क्लोजिंग के साथ ही बंद हो जाएगा। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट के एक एजीएम है जिस पर फोकस है, और साथ ही चेन्नई में आईपीएल 2021 की शुरुआत आज शाम से हो जाएगी। पहला मैच मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होगा। कल के ट्रिगर्स, ब्रिटानिया 62 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की कल रिकॉर्ड डेट तय की गई है। रविवार 11 अप्रैल के दिन प्रधानमंत्री मोदी की अपील है कि 11 से 14 अप्रैल तक देश भर में टीका उत्सव मनाया जाए। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर वैक्सीनेशन और यहाँ पर टीका उत्सव मनाने की यहाँ पर अपील प्रधानमंत्री मोदी ने की है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। 11 अप्रैल से शुरू होगा, 11 से 14 अप्रैल तक। सोमवार 12 अप्रैल निफ्टी में TCS के नतीजे और इन नतीजों के साथ मेजॉरिटी नंबर्स का आना शुरू हो जाएगा। फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर QIP के इशू साइज और प्राइस पर बोर्ड बैठक होने जा रही है सोमवार 12 अप्रैल के दिन। वहीं NIT पर नजर रखिएगा। 12 से लेकर 18 अप्रैल के बीच कंपनी का बायबैक खुलने जा रहा है। दाम इसके 240 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं। तो ढेरों ट्रिगर्स हैं आपके लिए जहां पर आपको रखनी है नजर, और अगले हफ्ते से तो अर्निंग सीजन भी फुल फ्लेज शुरू होने वाला है। आइए कुछ खबरों वाले शेयर्स भी जान लेते हैं वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो कुछ ऑर्डर विंस की बात करते हैं तो TCS को बेल्जियम की कंपनी है प्रॉक्सिमस, इससे एक ऑर्डर मिला है। गीगाबिट नेटवर्क के लिए ऑर्डर मिला है इस कंपनी को। सलासर टेक 22.8 करोड़ का ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर के लिए इस कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। वेस्टलाइफ डेवलपमेंट, इस कंपनी ने अपडेट दिया है कि मुंबई में ये मैकडॉनल्ड्स की जो सेवाएं हैं वो 24/7 जो होम डिलीवरी है उसको चालू रखेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन है और जिस तरह से अप्रूवल दिया गया है तो उसका ये इम्पैक्ट है। NLC इंडिया, इस कंपनी ने FY21 का अपडेट दिया है कि माइनिंग की क्षमता जो है इसमें 66% की बढ़ोतरी देखने मिली, और FY21 में ग्रीन पावर उत्पादन जो है उसकी क्षमता में करीब 39% के आसपास की बढ़ोतरी इस कंपनी ने किया है। अल्केम लैब्स, इस कंपनी के चाकन यूनिट को कमर्शियल उत्पादन करने के लिए इस कंपनी की बोर्ड ने जो है वो मंजूरी दे दी है। एशियन पेंट्स, खबरें ये आई है कि होम फर्निशिंग सेगमेंट में इस कंपनी ने एंट्री की है, हालांकि आगे की डिटेल्स अभी भी अवेटेड है। LNT, आपने जो खबर बताई कि LNT कंस्ट्रक्शन को सोलर फोटोवोल्टिक वॉल्ट का ऑर्डर मिला है, सऊदी अरेबिया से बहुत बड़ा ऑर्डर है। और सबसे आखिरी में कंज्यूमर को रिलेटेड एक न्यूज़ है कि वेस्टर्न रेलवे में अब आपको प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगी, तो जब भी जाओगे तो संभल के जाना। नहीं लेनी पड़ेगी या नहीं मिलेगी? नहीं लेनी पड़ेगी अनिल जी। ढंग से नहीं पड़ी होगी वरुण, ढंग से पढ़ो। नहीं लेनी पड़ेगी ऐसा लिखा होगा। नहीं, रोक लगा दी है। अच्छा, मुझे मैं भी कंफ्यूज हो गया। मुझे लगा अच्छे से खुशखबरी है, टिकट ले बिना टिकट भी आप जा पाएंगे। नहीं, अब तो टिकट मिलेगी नहीं, आप जा ही नहीं सकते हो। जो बाहर की ट्रेन जाती है ना, छोड़ने नहीं जा सकते आप स्टेशन के बाहर ही छोड़ के चले जाओ। हाँ, चले जाओ भाई। अब जो भी जा रहे हैं ट्रेन से और जो छूटना चाहते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ, वो स्टेशन के बाहर ही छूट जाएं, प्लेटफॉर्म तक छोड़ने की इजाजत नहीं है ये। चलिए, इसमें लिखा है कि केवल कंफर्म टिकट वालों को ही स्टेशन पे प्रवेश की। हाँ, बट मतलब जो पैसेंजर्स हैं, टिकट है तो ही मिलेगा। हाँ, जो पैसेंजर्स हैं, जो कंफर्म टिकट्स हैं, वही ट्रेन में जा पाएंगे, वही प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं। ओके, तो चलिए, ये है आपके लिए खबर वेस्टर्न रेलवे। अच्छा, ये वेस्टर्न रेलवे ने किया? वेस्टर्न रेलवे ने किया। ओके, ओनली वेस्टर्न रेलवे ने, ठीक है। तो सेंट्रल भी कर देगा बहुत जल्दी अगर वेस्टर्न ने किया है तो। सही जवाब। ओके, तो आइए, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। राकेश बंसल, कुणाल सरावगी, संदीप वागले, सुमित बगड़िया, किरण यादव साहब और विश्वेश चौहान साहब सब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और आशु सर भी हमारे साथ है। चलिए, शुरुआत आशु सर के साथ की जाए। आशु सर, आपके पिछले दोनों बार स्प्रेड ने तो बड़ा कमाल कर दिया। 10 रुपये वाले स्प्रेड 40-50 रुपये का मुनाफा दे गए, 4-4, 5-5 गुना। समझ तो गए होंगे। तारीफ के साथ साथ दबाव बनाने की जो मेरी रणनीति है कि एक नया स्प्रेड तैयार कर लें, और कर लिया है तो बता दें। स्वागत है सर आपका, बताइए। बिल्कुल अनिल जी, स्प्रेड तैयार है और थैंक यू सो मच, क्योंकि स्प्रेड्स हमेशा वो सीधी कॉल्स में खो जाते हैं। हाँ। और इस बार आपने याद रखा तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा थैंक्स आपको। और अनिल जी, कंग्रेचुलेशन 3 साल पूरे करने के लिए आपको। और मुझे याद है वो पहला दिन था, हम भी आपके साथ स्टूडियो में थे, तो अपॉर्चुनिटी हमारे को भी मिली आपके साथ, और वो बहुत 3 साल बहुत अच्छे और प्लेजेंट निकले। और आपको जो मैं अनिल जी सुबह सुन रहा था, जो आपने दीपांशु को जवाब दिया कि जो चेंज है, अनिल जी जेन्युइनली जो आप ये पूरी चेंज लाए हैं ना पूरे, मतलब ये बिजनेस चैनल में, मतलब वो सैल्यूट है उस चीज को।
और मतलब उसमें बहुत मजा आया अनिल जी आपके साथ काम करने का, और बहुत ज्यादा, और मतलब अपना तो कुछ डीएनए ही ऐसा है, और आपके साथ ऐसा मजा आया कि मतलब दिस इज नाउ टॉक ऑफ द टाउन। तो अक्रॉस कंट्री जब मैं ट्रैवल करता हूँ अनिल जी, बार बार आपको फीडबैक आके देता हूँ कि मतलब इतना प्यार है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। नहीं, और सबसे बड़ी बात ये स्प्रेड रेडी है। मैं उससे पहले मार्केट का रीजन बता दूं। जी आशीष सर, सबसे बड़ी बात ये है कि इतने डाइवर्स व्यूज, इतने स्ट्रॉन्ग व्यूज हमारे होते हैं, आपके अपनी तरफ होते हैं, दूसरों के अपनी जगह होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे सारे पैनलिस्ट के बीच में जो प्यार मोहब्बत है, एक दूसरे की इतनी टांग खिंचाई हम करते हैं, लेकिन जो एक बॉन्डिंग है ना, वो बॉन्डिंग दर्शकों के बड़ी काम आती है। वो मैं चाहता हूँ कि जिंदगी भर है, और ये होना भी चाहिए। नहीं तो सिर्फ मिठाई मीठा कब तक आदमी खाएंगे, करेक्ट? नमकीन भी साथ में होनी चाहिए। तो हर तरह की चीज़ साथ में होता है, उसका मज़ा अलग है। तो कुछ आपके जैसे हर तरह के कैश, फ्यूचर्स, एफएनओ, टेक्निकल, फंडामेंटल, सब तरह के एक्सपर्ट्स जो हमारे पैनल में हैं, वो मिलकर चार चांद लगाने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले दिन से अब तक पूरा साथ देने के लिए। आशु सर बताएं सर, अब आपका स्प्रेड, अब नया स्प्रेड कौन सा बनाना है सर? हाँ जी अनिल जी, मार्केट का मैं व्यू दे दूं। जो हमने पिछले हफ्ते एक चीज शेयर की थी अनिल जी कि 15,000 के आसपास सब बार बार आएगा, लेकिन वो रीजन ना बहुत स्ट्रांग नहीं होंगे, वो इंड्यूस करेगा। लेकिन आप ये देखिए, अगर 15,000 के पास किसी ने भी लिया, 3 बार लिया होगा तो तीनों बार लॉस हुआ। जिसने नहीं बेचा होगा, नहीं लिया होगा, वो शांति से बैठा, और जिसने लिया होगा उसको 3 बार, जिसने बेचा होगा उसको तीनों बार प्रॉफिट हुआ। तो अनिल जी अभी भी ये मार्केट जो 14,400 और 15,000, 15,100 का बैंड है उसमें रहेगी। 15,000 के आसपास अनिल जी टेम्पटेशन बहुत होगी, रीजन भी बनेंगे, लेकिन अभी भी जेन्युइनली कोई ऐसा रीजन नहीं है कि मैं 15,000 के पास लूं। तो अनिल जी अब आज के लिए जो अगले 4 दिन के लिए करना है वो अनिल जी बियर स्प्रेड बनाना है, क्योंकि मार्केट में एक नीचे का डिप आ सकता है, लेकिन अनिल जी आने के लिए प्लेन वनीला शॉर्टिंग नहीं करनी और पैसे नहीं देने मार्केट में बिल्कुल। जो आपको पता है कि अपने को या तो 10 रुपए लगाने होते हैं या क्रेडिट चाहिए, कुछ ना कुछ हो जाए। तो अनिल जी 14,800 की पुट को बाय करना है, 14,800 की, और 14,600 की 2 पुट सेल करनी है। तो अनिल जी ये मैं इसका एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आज हमने ये 2-3 घंटे पहले बनाई थी, तो इसमें क्लाइंट्स को 10 से 12 रुपए के क्रेडिट में बनी है। अभी बनाएंगे तो अनिल जी शायद ये 2 से 4 रुपए के क्रेडिट में आएंगी, और इन शॉर्ट कोई पैसा नहीं लगेगा आपको 2-4 रुपए का क्रेडिट मिल सकता है अगर आप सामने स्क्रीन पे बैठ के ढंग से बनाते हैं। तो 14,800 की कॉल पुट लेनी है, जिसका भाव इस वक्त अनिल जी 127 चल रहा है, और 14,600 की 2 पुट बेचनी है जिसका 64-65 चल रहा है। तो 2 रुपए क्रेडिट में ये बनेगी। इस पुट के साथ बैठ जाना, स्प्रेड के साथ बैठ जाना चाहिए अनिल जी। ऊपर में कोई टेंशन नहीं है, नीचे में कोविड रिलेटेड कुछ भी हो जाए तो 14,600 तक 200 पॉइंट की एक डिप में देखता हूं शायद आ सकती है। उसके लिए अनिल जी जैकपॉट लग जाएगा। 14,400 तक बिल्कुल सेफ है। 14,400 फिर वही लेवल है अनिल जी जो हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसको 3 बार टेस्ट किया है इस मार्केट ने। उसके नीचे अनलिमिटेड लॉस होगा, लेकिन अनिल जी कोशिश ये करेंगे कि होने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस कर लेते हैं जब जरूरत पड़ेगी, पर ऐसी कोई जरूरत है नहीं। तो अनिल जी जो शॉर्ट कवरिंग का पुल बैक था, जो सेल ऑफ का पुल बैक था, वो पुल बैक 14,800, 900 तक या 15,000 तक जाता है, उसके बाद ओवर हो जाता है। तो अनिल जी अब ना मुझे लगता है कि फिर कॉशियस हो जाना चाहिए। मेटल्स में भी आपने देखा कल इतनी बड़ी मूव के बाद अनिल जी एक करेक्शन आ रही है, सेम्बलेंस आ रही है। फार्मा अभी भी स्ट्रांग लग रहा है। एक अनिल जी आपको ध्यान हो, हमने कि ये जब लॉन्ग कॉल दी थी तो उसके साथ एक बोला था कि पुट हाथ में जरूर रखनी है LIC हाउसिंग फाइनेंस की। तो अनिल जी वो पुट आज अपना रंग 2 दिन के बाद दिखाना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि पुट अभी भी रखनी चाहिए अनिल जी। ये महीना लंबा है, अगले 5-7 दिन में कुछ ना कुछ उथल पुथल जरूर मार्केट में हो सकती है कि आपके हाथ में कोई ना कोई स्टॉक्स की पुट जरूर होनी चाहिए। और अनिल जी एक और मैं पुट देना चाहता हूं, आप शायद इसको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता है कि मेरे को कुछ ऐसे स्टॉक्स ही ढूंढने होते हैं कि जिसको सब बहुत पसंद करते हैं और जिसमें एक्सपायरी के चांसेस हैं, जबकि मैं थोड़ा जल्दी दे रहा हूं, थोड़ा प्रीएम्प्ट भी कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अनिल जी एक पुट में और स्टॉक की देना चाहता हूं, और वो है अनिल जी BPCL। BPCL भी मुझे लगता है कि अनिल जी बहुत टेम्परेरीली, ये शॉर्ट टर्म है, कंफर्ट ट्रेड बना हुआ है। तो BPCL की भी 440 की इन द मनी या 430 की इन द मनी पुट अनिल जी हमने अपने क्लाइंट्स को बोला है लेने के लिए। हालांकि जब हमने बोला था अनिल जी BPCL फ्यूचर का भाव सुबह 32-33 रुपए था, लेकिन अभी 28-29 रुपए है। 4-5 रुपए के लिए नहीं है अनिल जी, वो पुट भी डबल होने के चांसेस हैं। तो मुझे लगता है कि अनिल जी BPCL भी इस महीने प्रेशर में रह सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। तो जैसे LIC के लिए बोला था, BPCL की पुट भी अनिल जी पोर्टफोलियो में जरूर, मतलब जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोर्टफोलियो होता है, मंथली एक्सपायरी टू एक्सपायरी जरूर होनी चाहिए। ओके, तो BPCL के पुट खरीदें, निफ्टी का पुट खरीदें, ये है आपके लिए राय आशु सर की तरफ से आती हुई इस वक्त
आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और बेहतरीन पिक्स आपके लिए आने की तैयारी में। थोड़ी देर में आपके साथ जुड़ेंगे सिद्धार्थ सेदानी साहब, वो भी अपनी एक स्पेशल पिक देने की तैयारी में, उनसे भी थोड़ी देर में हम करेंगे मुलाकात। लेकिन तब तक आइए जो शेयर एक्शन में भरपूर नज़र आ रहे हैं वहाँ पर फोकस कर लिया जाए। और आज कुछ बेहतरीन स्टॉक्स जो आते हुए दिखे हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, जहाँ पर बढ़िया तेज़ी बनी है, उसमें एक है HUL। बंसल जी, लीवर आज की आपकी पहली पिक और स्पेशल पिक जो आपने मुझे विशेष तौर पर इस खास दिन के लिए दी है, कमाल करती हुई दिखी भी, काफ़ी मजबूती के साथ ऊपर बढ़ा भी, अब थोड़ा सा वापस उन्हीं के दाम के आसपास आए, क्या करना है HUL पर, एक बार अपनी राय दें। देखिए, क्लियरली होल्ड करना चाहिए। इस स्टॉक ने 2460 2460 के ऊपर की एक नेकलाइन को तोड़ा है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। मोर ऑफ अ डिफेंसिव बैट है, 2600 प्लस के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो कन्विक्शन हाई है, होल्ड की राय है लीवर में 2600 प्लस के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए HUL पर राय इस वक्त आती हुई। एक और स्टॉक है जो पिछले कुछ मिनटों में बड़ी तेजी से बढ़ा है, वो है कैडिला हेल्थ केयर। 8-8.5% की मजबूती, 515 पर बहुत ही तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है कैडिला। वागले साहब, जहां तक मुझे याद है कल या परसों में आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में था कैडिला, जरा चार्ट देखिए ना इसके। सच कहूं तो इतना बड़ा मूव का एक्सपेक्टेशन नहीं था। मुझे लगता था BTSC में 10-12-15 रुपए मिल जाएंगे, ये तो 30-40 रुपए ऊपर चला गया है। और अभी भी मुझे लगता है 530-540 तक ये मूव कंटिन्यू होगी। लेकिन फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होगा, आपका स्टॉप लॉस 485 का होगा, जो एज ए ट्रेडर शूट नहीं करता। तो मेरे पास कोई सिग्नल नहीं है। हाँ, किसी ने लिया है तो होल्ड कर सकता है, और मुझे 540 तक के मूव कंटिन्यू होते हुए दिखती है। और मेरे पास एक फार्मा में एक स्टॉक है, अगर आप गूगल बजा देंगे तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके लिए तैयार है। वागले साहब के पास चलते हैं, वागले के वंडर के लिए। बताएं वागले साहब। दीपांशु, बायोकॉन में काफी दिनों के बाद एक मोमेंटम मुझे दिखाई दे रहा है। 420 के ऊपर ये निकला है, और मुझे लगता है अभी 422-23 के आसपास है। यहाँ पर लेना चाहिए। आपका रिस्क 3 रुपए का बनेगा। 420 के नीचे आता है तो काट लीजिए। आपका सॉफ्टवेयर 419.50 का होना चाहिए। ऑन द अपसाइड 432 to 435 तक के टारगेट मुझे लगता है आज या मंडे तक आने चाहिए। बिल्कुल, तो बायोकॉन पर आपको बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है। फार्मा शेयर्स में जबरदस्त क्रांति का माहौल है, और आज आप देखिए वायदा कारोबार के टॉप गेनर्स में सारे के सारे आपको फर्स्ट 5 फार्मा शेयर्स ही दिखेंगे। कैडला, ग्लेनमार्क, सिप्ला और ऑरोबिंदो। ऑरोबिंदो से याद आया अनिल जी, कल की आपकी स्टॉक ऑफ द डे की पिक सर, जबरदस्त एक्शन में दोनों टारगेट्स हिट हो गए, बल्कि अब तो दूसरे टारगेट के भी ऊपर ऑरोबिंदो जाते हुए दिख रहा है। 950 के लेवल्स पर ऑरोबिंदो। तो पहले तो टारगेट हिट, दोनों टारगेट्स हिट सर। अब बताएं ऑरोबिंदो पर क्या रणनीति होनी चाहिए? बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, या फिर वागले साहब की एक्सपर्टाइज का फायदा उठाकर स्टॉप लॉस ट्रेल करें। बाकी रिजल्ट के पहले खरीदारी करने की राय दी थी। लगभग मेरे ख्याल से 50 रुपए बढ़ चुका है जहां से अपनी रिकमेंडेशन थी दीप। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए इतने ही टारगेट थे, वो हासिल हो चुके। तो एक बार मैं जरा देख लूँ टारगेट कहाँ पर रखे हुए थे मेरे। हाँ, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रिजल्ट तक के लिए खरीदारी करने की राय दी थी स्टॉक ऑफ द डे, और अदरवाइज होल्ड करना चाहें तो वागले साहब जरा एक बार रिवाइज स्टॉप लॉस और टारगेट बताएं और फार्मा के लिए। अनिल जी, 930 का स्टॉप लॉस होगा, जो भी एज ए ट्रेडर काफी लंबा है, 22 रुपए नीचे है। और मेरा टारगेट है 980, 985 तक। मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यू होगा। ओके, तो यह है आपके लिए ऑरोबिंदो पर राय। अनिल जी के टारगेट्स आ गए हैं और भी ऊपर जाने के लिए तैयार है सर। और फार्मा शेयर्स की बात कर रहे हैं, ग्रैन्यूल्स जो आपने ट्यूसडे को आइडेंटिफाई किया था, सारे के सारे टारगेट्स इस पर भी हिट होते हुए दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म के टारगेट्स 320, 325, 330 के तो हिट हो ही गए थे। उसके बाद 335, 340 और आज 345 के ऊपर भी स्टॉक गया है। 346 का हाई बनाए। ग्रैन्यूल्स पर भी राय दें सर, सारे टारगेट्स हिट।
बिल्कुल, ग्रेन्यूल्स में भी यहाँ पर दीप प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। इस फार्मा शेयर आज बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और 2-3 दिनों से फार्मा शेयरों में जो ज़बरदस्त क्रांति चल रही, तो अब यहाँ पर एक बार चाहें तो आप आपके हर एक स्टॉक में 8 से 10% में, ग्रेन्यूल्स में मुझे याद है शायद 319-20 रुपये के आसपास दिया था, 20-25 रुपये बन रहा है, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका सिंपल है, स्टॉप लॉस लगाएं, ट्रेल करते चलें। किरण जी से पूछ लेते हैं। किरण जी, जरा ग्रेन्यूल्स के लिए फ्रेश टारगेट्स और फ्रेश स्टॉप लॉस दे दें अगर कोई लॉन्ग पोजीशन अपनी होल्ड करना चाहता है तो। अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। इधर 330 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि 366, 370 आपको आते दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। और अनिल जी, मैं सवेरे नहीं था तो आपको बहुत बहुत बधाई। 3 साल कंप्लीट करते हुए आपने ये दिखा दिया कि कैसे एक बिजनेस चैनल एक चेंज, बड़ा चेंज लेके आ सकता है। और आपको आते डिकेड्स के लिए मेरी और मेरी कंपनी की ओर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू किरण जी। बिल्कुल, आप भले ही सुबह नहीं थे तो क्या, सुबह शाम दिन रात 24 आवर्स आप दिल में रहते। और बिल्कुल आपकी शुभकामनाएं, बधाइयों की हमेशा मुझे ज़रूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और 3 डिकेड बिल्कुल आगे अपन साथ में करेंगे और दम लगाकर करेंगे। आइए, तब तक दम लगाने के लिए तैयार हैं विश्वेश जी, उनके लिए बिगुल विश्वेश का विशेष। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटी में बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है और उसमें से जो एक स्टॉक मुझे इस वक्त लग रहा है कि बड़े मोमेंटम के लिए रेडी रहा है वो है विप्रो करीबन 450 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है जिस हिसाब से यहाँ पे 450 के कॉल में 30 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट है, जिस हिसाब से ब्रेकआउट आ रहा है, जिस हिसाब से फॉलोअप है, और एक्चुअली अनिल जी अगर आप देखोगे तो मार्केट में भी यही हो रहा है कि स्टॉक 2 दिन धीरे धीरे चलते हैं और तीसरे दिन ब्लो ऑफ रैली आती है। तो मुझे लगता है विप्रो 480 की तरफ यहाँ से ब्लो ऑफ रैली आनी चाहिए, तो 450 के आसपास खरीदे, 440 का स्टॉप लॉस रखे, 465 और 480 के टारगेट के लिए विप्रो को मेरी ओर से खरीदने की सलाह होगी। ओके, तो विप्रो पर खरीदारी की राय आ रही है विश्वेश जी की तरफ से। नजर रखिए आईटी फार्मा, यहां पर आप देख रहे हैं बाजार का भरपूर एक्शन है और निफ्टी को इन्होंने ही संभाल के रखा हुआ है। निफ्टी निचले स्तरों से लगभग 50 अंक सुधरता हुआ वापस 14,850 के करीब आ रहा है इस समय। तो आईटी फार्मा शेयर्स में है जबरदस्त एक्शन पर। आज सुबह हम बात कर रहे थे कि गैस शेयर्स में भी मोमेंटम आपको आते हुए दिख रहा है। एक बार नजर रखिए गुजरात गैस पर, बढ़िया एक्शन इस काउंटर पर बन रहा है, अच्छी तेजी का माहौल आया है गुजरात गैस। किरण जी, जरा इसके चार्ट्स देखकर बताएं। 3-3.5% का उछाल इस समय सर। अच्छा ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है दीप, और मुझे लगता है इधर से भी और बढ़त देखने को मिलेगी। वैसे भी आज गैस स्टॉक्स में काफी अच्छी हरकत देखने को मिल रही है। आईजीएल में एक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, और उसके साथ साथ गुजरात गैस आउट परफॉर्मर है। और अगर हम ओआई देखते हैं तो गुजरात गैस में काफी बड़ा ओआई, लगभग 11% का ओआई बढ़ते नजर आ रहा है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये 600 की तैयारी हो रही है, पर इसके लिए 5-6 दिन लग सकते हैं। अभी के लिए मेरा स्टॉप लॉस 550 का रहेगा, जो कि एंड ऑफ डे क्लोजिंग बेसिस पे रखना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए गुजरात गैस पर राय। बढ़िया मूव आ रही है और यहाँ से और मोमेंटम ये स्टॉक पकड़ सकता है। मोमेंटम पकड़ने के लिए एक और स्टॉक तैयार है। चलते हैं राकेश जी, कुणाल जी के पास चार्ट कॉर्नर के लिए। बताएं सर। दिपांशु, फार्मा की बात हो रही है तो फार्मा में से हमारा पिक है ग्लेनमार्क फार्मा। जहां पर वीकली चार्ट पे देखेंगे तो एक बड़े वाला रिवर्सल देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों के लिए बढ़िया है और स्टॉक फार्मा को अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट अब आगे चल के यहाँ 615 के एक बड़े लेवल्स भी देखने को मिलेंगे बाय एंड होल्ड में। बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, आज सवेरे से मैं और राकेश जी ग्लेनमार्क और कैडिला को डिस्कस कर रहे थे। आम सहमति नहीं बन पा रही थी और अब देखिए दोनों ही काउंटर्स में बड़े ब्रेकआउट आ चुके हैं। ग्लेनमार्क फार्मा पर हमारी खरीदारी की राय है। जबरदस्त मोमेंटम स्टॉक में है। इसका शॉर्ट टर्म चार्ट देखना ही नहीं चाहिए, इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें
और जिस तरह का ब्रेकआउट यहां पर हो रहा है, ये भी स्टॉक क्रांति में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाय करके चलें। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 525 रुपए पर, 525 पर स्टॉप लॉस रख करके ग्लेनमार्क फार्मा को बाय करें। पहला टारगेट 545 रुपए का 545, दूसरा टारगेट 560 रुपए का। बहुत ही मेजर ब्रेकआउट स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो 545 और 560 के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क फार्मा में करनी चाहिए आपको खरीदारी। फार्मा शेयरों में आग और क्रांति लगी है और काफ़ी लंबे समय से जो बातें चल रही कि शायद ग्लेनमार्क फार्मा की सब्सिडी कंपनी का, एपीआई बिजनेस करने वाली कंपनी का आईपीओ लाने की तैयारी में, उसके ऐलान की उम्मीद में ये स्टॉक तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। देखते हैं वीकेंड पर क्या इस तरह के कोई डेवलपमेंट होते या नहीं, लेकिन फिलहाल स्टॉक बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय 535 के आसपास। आइए, सिद्धार्थ सेदानी साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ अपनी एक स्पेशल पिक के साथ। सिड का सुपर सिड का सिप तो बुधवार को है 9:45। अभी सुपर सिड। सिद्धार्थ जी, स्वागत है, धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो स्पेशल पिक की तैयारी करके हमें फोन फ्रेंड करने के लिए बताएं सर, कौन सा स्टॉक है आपकी लिस्ट में? जी बिल्कुल अनिल जी, आज तो स्पेशल डे है, तो स्पेशल डे में डेफिनेटली एक स्पेशल स्टॉक भी लेके आए हैं, और वो भी स्पेशल सेक्टर से जिसमें आप कहते हैं क्रांति है। फार्मा? वो जी बिल्कुल, फार्मा। और ये जो स्टॉक है वो है सिप्ला। सिप्ला पे खरीदारी करनी चाहिए। एक्चुअली स्ट्रेंथ बहुत है इस स्टॉक में। रेस्पिरेटरी सिस्टम और एंटी इन्फेक्टिव में ये कंपनी लीडर है। आज के जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड में जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन होता है, जो दवाई है, उसकी बहुत कमी दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत डिमांड में है। सिप्ला लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और कैश फ्लोज है। मुझे लगता है कि सिप्ला पे खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट होना चाहिए 950 से ₹1 कम, 949। ओके, 949 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें सिप्ला पर। सिद्धार्थ जी का कन्विक्शन आइडिया आते हुए दिख रहा है। सुबह से ही फार्मा शेयर्स में क्रांति है और लगातार एक एक करके सभी फार्मा शेयर्स पर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से बाय कॉल आई है। 941 के टारगेट के लिए आप सिप्ला पर खरीदारी करके चल सकते हैं। शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस स्पेशल दिन पर एक बढ़िया स्पेशल पिक देने के लिए। तो कैडला, सिप्ला, अल्केम, ग्लेनमार्क, डिवीज पर भी एक्शन बनते हुए दिख रहा है। अभी अभी वहां पर भी खरीदारी आपको आती हुई दिखी है। ये सारे के सारे स्टॉक्स बाजार को लीड करते हुए दिख रहे हैं। पर एक और स्टॉक जहां पर अच्छा मोमेंटम आया था, थोड़ा मोमेंटम जाते हुए दिख रहा है, बट मिड कैप आईटी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एल&टी टेक्नोलॉजीज। सुमित जी जरा देखें एल&टी टेक्नोलॉजीज के चार्ट्स, बताएं यहां पर क्या एक्शन चल रहा है। दीपांशु, स्टॉक के अंदर तेजी का व्यू लेके होल्ड करे, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले, क्योंकि स्टॉक अभी मजबूत है और यहां से और ऊपर का मूव दिखा सकता है। स्टॉक के अंदर यहां से 100 से 150 रुपए का मिनिमम मूव देखने को मिलना चाहिए और ये रैली एक्सटेंड होगी और कम से कम 300 रुपए का मूव स्टॉक के अंदर प्रेजेंट लेवल से देखने को मिलेगा। यानी 8 से 10% का अपसाइड मूव के लिए स्टॉक के अंदर होल्ड करे पोजीशंस। 3000 का साइकोलॉजिकल लेवल जैसे ही निकलेगा तो 3150 से 3300 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर, वो करीब करीब 2810 2850 के आसपास का बनेगा, 2810 2815 के आसपास का बनेगा। तो वो सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए होल्ड करें 3100 3300 के टारगेट्स के लिए। टेक जहां पर खरीदारी करने की राय। और इस बीच मैक्रोटेक डेवलपर्स इश्यू फाइनली पार पाता हुआ 1 गुना बढ़ चुका है। 2:20 तक का ये अपडेट है, अभी भी वक्त है, कुछ तो और बढ़ेगा ही नेचुरली आखिरी मिनटों में। तो फिलहाल इश्यू फाइनली सब्सक्राइब होता हुआ मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोढ़ा डेवलपर्स, तो इश्यू बढ़ चुका है, ये एकदम परफेक्ट है। आइए, वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर स्टॉक कौन कौन से हैं? शो में आप साथ में नहीं थे, स्पेशल शो पे था मैं। कब? आपको वी बिजनेस के साथ इमेंसली सक्सेसफुल 3 साल कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत बधाई। अरे धन्यवाद। 3 साल में आपने इस चैनल को कहां से कहां पहुंचा दिया, आज एक भारत का नंबर 1 बिजनेस चैनल बना दिया। और सबसे खास बात जो आपने हम सबको जो प्यार और इज्जत दी है उसको तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कायल हो गया हूँ अनिल जी आपका। थैंक यू सो मच अनिल जी। सर कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। नहीं, मेरा तो एक सिंपल सा काम है, मैं तो ढूंढता रहता हूँ इस पूरी दुनिया में, और विशेषकर जब हमारा चैनल भारत है तो हमारे भारत में स्टॉक मार्केट में कहाँ कहाँ हीरे हैं।
मालूम है ना, कोयले में से हीरा निकलता है या फिर हीरा पत्थरों में छुपा होता है, ऊपर मिट्टी होती है। तो मेरा काम एक उस जोहरी की तरह कि उसको पहचान के उनको पॉलिश करके सामने रखना है। आप देखिए सेठी साहब, जब से आप जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव हैं, कितना फ़ायदा हमारे इन्वेस्टर्स को हो रहा है। हार्डली कभी कोई ऐसा स्टॉक निकला हो जहां आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हों, और ज़बरदस्त फंडामेंटल कॉल्स आपकी जो आती है। और यही सारे हमारे पैनल की खासियत है, हर एक्सपर्ट की कोई न कोई ऐसी एक्सपर्टाइज है जो हमारे दर्शकों को के काम आती है। तो आपका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। और ये पूरी सक्सेस स्टोरी मेरी अकेले की नहीं है, हम सब की है, और उसमें आप भी भागीदार हैं। धन्यवाद सर। बताएं सर, अब आज की पिक्स। बिल्कुल अनिल जी, पिक्स के पहले थैंक यू फॉर योर मोडेस्टी। बाकी अब और चर्चा नहीं करूंगा, फिर आप वापस बोलोगे। अनिल जी अब जो दो पिक्स है आज, दोनों F&O वाले स्टॉक है। पहला स्टॉक है फार्मा स्पेस से। अनिल जी अभी आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे ग्लेनमार्क फार्मा की, और आज एक दमदार तेजी पूरे सेक्टर में बनी हुई है। ग्लेनमार्क ने भी बहुत अच्छा किया, और इसमें जैसे आप बता भी रहे थे कि इसका API बिजनेस की जो IPO की भी प्लान है, वो अगर आता है तो वो भी आ सकता है जल्दी, और उसकी तेजी भी हो सकती है। तो मुझे लगता है जब ग्लेनमार्क का API का IPO आएगा तो जितने API वाले स्टॉक्स हैं उनकी सबकी भी री-रेटिंग होगी, और वहां पे डीवीज लैब से बेटर कोई स्टॉक नहीं है। ये मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है जो बहुत निचले लेवल से मैंने रिकमेंड किया है। अभी फिक्स टाइम की वजह से थोड़ी देर हो गई, मैंने 3750 में इसको आइडेंटिफाई करा था, अभी 3780-85 के लेवल हो गए अप्रैल फ्यूचर्स के। बट यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है बहुत ही जल्दी, कंजर्वेटिव टारगेट है 3850 का, बाकी 3900 रुपए तक के लेवल्स भी बहुत ही शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है 3750 रुपए का, तो डीवीज लैब वुड बी द फर्स्ट पिक। फिर भी आप इतने लेट नहीं हुए जितना लेट मैं हुआ। मैं खुद इसको कल के 2000 के लिए सोच रहा था कि मैंने कहा चलो मैं भी कल के 2000 की ट्राई करता हूँ। तब तक सिद्धार्थ जी आए, तो सिद्धार्थ जी की पिक थी, उससे पहले ग्लेनमार्क का कुणाल जी राकेश जी ने। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार सेठी साहब की पिक्स ले लेते हैं, उसके बाद मैं दूंगा। तो डीवीज एग्जैक्टली सेठी साहब मेरे रडार पे भी था। मुझे लगता है यहाँ से भी 101 रुपये की तेजी आराम से बन सकती है। तो मैं कल के 2000 में देने की तैयारी में था, लगभग वही 3725-50 के आसपास जो आप लेवल्स बता रहे थे वहीं पर आइडेंटिफाई हुआ था। लेकिन हाँ, बढ़िया मजबूती के साथ ये स्टॉक भी भागने को तैयार है। और अच्छी बात है कि पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक की अंडर परफॉर्मेंस रही है बाकी शेयरों के मुकाबले में। सिप्ला देखिए, लुपिन देखिए, ग्लेनमार्क, ओरो देखिए, उसके मुकाबले में डीवी कुछ भी नहीं चला। और जो बात अपने लॉजिक बिल्कुल सही लिया है, अगर ग्लेनमार्क की API फर्म का IPO आना है और उसकी वजह से वैल्यूएशन बने, तो जो API बिजनेस में है, कोई डीवीज कोई ग्रेन्यूल्स, उनके तो कमाल अलग ही होंगे। तो 3850, 3900 दो बेहतरीन टारगेट के लिए सेठी साहब की तरफ से जो राय है डीवीज लैब में खरीदारी की, वो बहुत ही बेहतरीन। आइए सेठी साहब, दूसरा स्टॉक कैश का है फ्यूचर्स? नहीं अनिल जी, आज दूसरा स्टॉक भी फ्यूचर का है। बाजार में जिस तरह का थोड़ा ऊपर से गिरावट आई है, मुझे लगता है फ्रंट लाइन लार्ज कैप में बने रहेंगे तो ज्यादा सेफ्टी रहेगी। बट इस स्टॉक में भी थोड़ा लेट हो गया हूँ, बिकॉज इस स्टॉक को मैंने भी आइडेंटिफाई करके रखा था, बट मेरा तो समय आता है 2:30 बजे, उसके पहले विश्वास आ गए, उन्होंने विप्रो को रिकमेंड किया। बट विप्रो मुझे भी करंटली इन लेवल्स पे 450-51 के लेवल पे विप्रो पसंद है। विप्रो में खरीदारी करनी चाहिए। टेक्निकल्स उन्होंने बता दिए, बट मुझे लगता है फंडामेंटली भी एक अच्छी क्वालिटी का शेयर है। और इसका जो इस तिमाही के नतीजे आने, वो आने 15 तारीख को, और मुझे लगता है इस क्वार्टर में दमदार नतीजे विप्रो की तरफ से आएंगे। कुछ ना कुछ तो अच्छा विप्रो के साथ होता हुआ नजर आ रहा है, और मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। और रिजल्ट तक 475-480 तक के लेवल डेफिनेटली आ सकते हैं। 440 का स्टॉप लॉस, 440 का स्टॉप लॉस, 475-480 बड़े टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय विप्रो में। और 465 और 480 के टारगेट विश्वेश जी की तरफ से भी आते हुए दिखे। कितना 15 तारीख को रिजल्ट है ना सेठी साहब? हाँ अनिल जी, 15 तारीख को 15 तारीख को रिजल्ट है, और रिजल्ट से पहले आपके लिए खरीदारी करने की राय है इस वक्त सेठी साहब की तरफ से। तो दो बेहतरीन पिक, डीवीज लैब, विप्रो, दोनों में खरीदारी करने की राय। बहुत ही शानदार स्टॉक आगे एक्शन आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच आशु सर भी कोई राय देना चाहते हैं शायद विप्रो या डीवीज पे। आशु सर बताएं। नहीं अनिल जी, मैं विप्रो और डिवीज पे नहीं, मैं जो सेठी साहब ने पहली चीज बोली ना कि जितना प्यार और इज्जत आपने दी है अनिल जी, हम सब लोगों को, मतलब आप हमेशा ये कहते हैं कि चैनल या सब लोग एनालिस्ट से पूरी टीम के साथ है, लेकिन जितना बेनिफिट, इमेंस बेनिफिट हम सबको पर्सनल लेवल पे अनिल जी हुआ है, और जितना लोगों ने जाना है और जो हम अपने को हम मतलब शोकेस कर पाए हैं, वो सब क्रेडिट आपको जाता है अनिल जी। तो जो सेठी जी ने बात बोली थी ना, मैं उस पर ऐड करना चाहता था कि मतलब वो जो दैट इज अनक्वांटिफाइबल क्रेडिट विच वी हैव रिसीव्ड अक्रॉस एंड ऑल द अफेक्शन, एंड यू हैव बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट एंड वन ऑफ द प्राइम रीजन फॉर दैट। और आप सब ये डिजर्व करते हैं
और जो डिजर्व आप करते हैं वही मैंने आप तक देने की, पहुंचाने की कोशिश की। आइए विश्वेश जी के लिए शायद बिगुल, विश्वेश जी आपके लिए बिगुल। अनिल जी बिगुल है, लेकिन उससे पहले मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। पिछली बार आप आए थे तो मैं ऐड नहीं कर पाया क्योंकि कॉल करना था। अनिल जी देखिए, मैं पहले दिन आपके साथ था और मुझे आज भी याद है आपने ये कहा था कि जब तक कॉल आते रहेंगे तब तक हम बैठ के सबकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, पहले दिन। और मेरे ख्याल से पहली बार मैंने देखा था कि सुबह से आप शाम तक सारे कॉल अटेंड कर रहे हो। और मुझे ग्रेटफुल इसलिए फील होता है अनिल जी कि डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस के एनालिस्ट को, ट्रेडर्स को कंट्री में कोई इतना तवज्जो नहीं देता है, क्योंकि मोस्टली फंडामेंटल्स की बातें होती है। यू आर द ओनली लीड एंकर जो डेटा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और जिस हिसाब से आपने हमसे भी अडॉप्ट किया, हम तो आपसे रोज सीखते हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी सीख के आपने 1:2 ऑप्शन कर दिया, आपने हेज करवाना सिखा दिया। आपका जो निफ्टी के डेटा में एवरीडे इंप्रूवमेंट आता है, मुझे लगता है अनिल जी द ग्रोथ इज फॉर ऑल ऑफ अस एंड हमारे जी बिजनेस के व्यूअर मुझे नहीं लगता और कहीं जाते हैं। तो बहुत 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 बधाई हो अनिल जी। और मुझे लगता है कि आने वाले 3 साल में भी मुझे नहीं लगता कोई दूसरा बिजनेस चैनल आपको बीट कर पाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, जब तक आप साथ हैं तब तक तो मुझे चिंता बिल्कुल भी नहीं। इतने बेहतरीन हमारे एक्सपर्ट्स का पैनल है। आइए आपसे आगे बढ़ें, उससे पहले इस बीच एक जो खबर आती दिख रही है उस पर फोकस कर लिया जाए। फर्टिलाइजर्स के दामों में कल बढ़ोतरी की जो खबरें आई है उसे फर्टिलाइजर मिनिस्टर ने सिरे से खारिज कर दिया है। उनका यह कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, फर्टिलाइजर की कीमतों में बिल्कुल भी किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो फर्टिलाइजर कंपनियां कल काफ़ी तेज़ी से भागी थी और ये समझा जा रहा था कि कुछ सरकारी कंपनियां जो अनलिस्टेड है वो फर्टिलाइजर के दाम बढ़ा सकती हैं, बढ़ा चुकी हैं। ये जो खबरें आई है उन खबरों के दम पर कल जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में सारा एक्शन था वो एक्शन अब शायद ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बीच जो बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है वो फर्टिलाइजर शेयरों के लिए अच्छी नहीं है। फर्टिलाइजर के दाम नहीं बढ़ेंगे। किसानों के हितों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है और फर्टिलाइजर मिनिस्टर का यह कहना है कि दाम नहीं बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं सिरे से सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स, चाहे वो आरसीएफ देख लें, एनएफएल देख लें, मद्रास फर्टिलाइजर देख लें, मैंगलोर केमिकल देख लें, दीपक फर्टिलाइजर देख लें, ये चंबल फर्टिलाइजर देख लें, ये सारे के सारे स्टॉक्स दिन की ऊंचाइयों से नीचे धड़ाम गिरते हुए दिख रहे हैं। इस खबर के बाद के फर्टिलाइजर मिनिस्टर ने साफ कहा है किसी तरह के कोई दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। बिगुल किरण जी के लिए किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, ये एफएनओ का स्टॉक है, पर मेरी दरख्वास्त है कि इन्वेस्टर्स ने ये कैश में डिलीवरी मार्क करके चलना चाहिए। तो स्टॉक का नाम है एल्केम, थोड़ा सा बढ़ गया है, पर मेरा मानना है कि करंट लेवल से 2800 ये आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। टारगेट्स काफी बड़े हैं, 2950 पहला टारगेट, 3050 सेकंड टारगेट। ये बड़े टारगेट्स के लिए 1 से 1.5 हफ्ते का मूव टाइम फ्रेम में आ जाना चाहिए। तो ये बड़े टारगेट्स के लिए आपको प्ले करने की सलाह होगी। 2840 के आसपास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा नीचे आए तो और ऐड करें। 2950 और 3050 ये 2 टारगेट के लिए किरण जी को है खरीदारी करने का इरादा। किरण जी, कोई स्टॉप लॉस या फिर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो जरूरत नहीं है स्टॉप लॉस लगाने की? नहीं, स्टॉप लॉस तो रखना बहुत जरूरी है। 2780 का रहेगा, 20 रुपए का रिस्क है, 150-200 रुपए का रिवॉर्ड है। 2780 का स्टॉप लॉस और यहां पर खरीदारी करने की राय। बिगुल विश्वेश जी के लिए विश्वेश का विशेष। बताएं सर। अनिल जी, मेरा भी जो है वो अल्केमी है। बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न है जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं। 2800 रुपए का ब्रेकआउट था और अभी कैश में 2840 ही चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट है 3000 तक स्टॉक रुकना नहीं चाहिए। तो किरण जी के पीछे पीछे मैं भी अल्केम को रिकमेंड करता हूँ। ब्यूटीफुल पैटर्न, वेरी हाई कन्विक्शन ट्रेड है और फ्लेवर में है, फार्मर ड्रिवन कंपनी, दमन बेस्ड कंपनी है, मेरा घर दमन का है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया करना चाहिए अल्केम आने वाले दिनों में। तो 2800 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 3000 के टारगेट के लिए। और बेस्ट होगा कि डिलीवरी बाय करें। फ्यूचर में करते हो तो भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है डिलीवरी इज अ बेटर वे टू ट्रेड। सो अल्केम खरीदने की राय 3000 के टारगेट के लिए। आपका घर दमन में? ये तो हमें पता ही नहीं था पहले। दमन में कैसे? जी
जी सर। सर मैं दमन से हूँ। सुमित जी, दमन भी तो अच्छा पिकनिक स्पॉट है और बिल्कुल है। बहुत सारे गुजरात के लोग दमन में घूमने कुछ विशेष प्रयोजन से जाते भी हैं, पर समझ तो गए होंगे आप तो। राकेश जी को लेके चलना पड़ेगा वहाँ पे। ओके, अच्छा, दमन में एक डेल्टा का अच्छा होटल भी है शायद, वहाँ कैसीनो शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है दीप? दीप, वहाँ पर डेल्टा का एक कैसीनो बनाने की तैयारी में था। घर के बाजू में ही है सर। अरे तो फिर करो प्लान लेके और पूछो। प्लानिंग में है, अभी तक हुआ नहीं है। अनिल जी, एक मिनट, हमारे अध्यक्ष साहब कुछ कह रहे हैं। जी किरण जी, कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बिल्कुल अच्छा प्रस्ताव है अनिल जी, और कई बार मेरे मन में भी आया अनिल जी कि मैं विश्वेश जी से ये प्रस्ताव रखूं। आज बात चली है तो अनिल जी हम सब लोग तैयार हैं, बस इनके हरी झंडी दिखाने का इंतजार है। तो जल्द से जल्द अनिल जी दमन का ही कार्यक्रम बनाते हैं पहले। तो मेरे पैनल पे आने के लिए ऐसे थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई जयपुर से जैन साहब आते तो वहाँ की खासियत, पुणे वाले हमारे किरण जी है, वागले साहब के जो पूरा उनका साम्राज्य गोवा में है। हर जगह अच्छी अच्छी जगह एक एक आदमी अपना होना चाहिए ताकि कभी भी इनविटेशन आने की संभावनाएं बनी रहे। चलिए, दमन में भी एक इनविटेशन का रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। तो ये है एल्केम लैब, विश्वेश जी की तरफ से खरीदारी करने की राय, 3000 के टारगेट। किरण जी की तरफ से भी एल्केम लैब खरीदारी करने की राय। आइए, 2:30 बज चुके हैं। आइए, अब वक्त है 2:30 बजे वाली स्ट्रेटजी का। दीप। बिल्कुल सर, और बिगुल भी तैयार है, स्ट्रैटेजी का बिगुल अनिल जी के लिए। सर थोड़ी सुस्ती वाली ग्लोबल क्यूज जरूर है। अमेरिकी फ्यूचर्स पर अगर आप नजर डालेंगे तो डाउ फ्यूचर्स फिलहाल थोड़ा मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहे हैं, 50 अंक के ऊपर है, बट मामूली सी बढ़त है। नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट इस समय ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड जो कल रात को फिसली थी, अब थोड़ा मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रही है। 1.66 1.67 के लेवल्स की तरफ अमेरिकी बॉन्ड यील्ड आपको आती हुई दिखेगी, पर उससे ज्यादा बाजार आजकल रिएक्ट कर नहीं रहे हैं। यूरोप की बात करें, कल रिकॉर्ड ऊंचाई पर थे ज्यादातर यूरोप के बाजार। आज सुस्त शुरुआत है बट एकदम फ्लैट है सर, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। यूके पर नजर रखिए क्योंकि इन्होंने जो लॉकडाउन किया था उसको अब आंशिक तरीके से ये खोल रहे हैं और 12 तारीख यानी कि मंडे को कुछ और रेस्ट्रिक्शंस को खोल दिया जाएगा। तो शायद वहां पर आने वाले समय में आपको एक रिएक्शन आते हुए दिख सकता है। कच्चे तेल, गोल्ड, सिल्वर थोड़ा सा दबाव बना हुआ है। तो सुस्त ग्लोबल क्यूज है सर, कोई ज्यादा भारी गिरावट नहीं हुई है बट कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट भी नहीं आ रहा है। फिल्मों के शौकीन कौन है इसमें, जो जरा बताइए। वो एक कौन सी पिक्चर में आया था ना डायलॉग, वो अजीत, वो पुराने ज़माने के बड़े जाने माने विलेन हुआ करते थे, तो वो बोलते थे कि वो ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगी और लिक्विड इसे जीने नहीं देगा। वो क्या कुछ तो ऐसा कौन सी पिक्चर का था डायलॉग, किसी को याद है? कालीचरण का डायलॉग था, याद है किसी को? ये शत्रुघ्न सिन्हा साहब की मूवी थी शायद। जी कुणाल जी। अनिल जी मेरे ख्याल से अजीत जी का डायलॉग था अनिल जी कि लिक्विड ऑक्सीजन में इनको डाल दिया जाए, हाँ, तो लिक्विड इनको मरने नहीं देगा और ऑक्सीजन इनको मरने नहीं देगा और लिक्विड जीने नहीं देगा। हाँ बराबर, ये ऐसा ही हाल है हमारे मार्केट का भी, इंडेक्स का। तो ये कोविड और ये सब हमारे जो FIs के डेटा वेटा है, ये सब बढ़ने नहीं देंगे और ग्लोबल मार्केट से गिरने नहीं देंगे। तो मतलब न तो ऐसा लगता है गिरने वाला फिर बढ़ जाता है, और ऐसा लगता है बढ़ने वाला फिर गिर जाता है। तो इसलिए बने रहें, आशु जी के साथ स्प्रेड बनाते रहें और एंजॉय कीजिए। आशु जी, कल आपके बहुत सारे नाम आए थे स्प्रेड के नाम पे, आपको कोई पसंद आया? आपके दर्शक इतना प्यार दे रहे, बोल रहे अलग अलग नाम दिए किसने स्प्रेड के शहंशाह। जो सबसे ज़्यादा हमको पसंद आया वो स्प्रेड के सलमान। अगर आप अगर एक्सेप्ट करें तो वो कर सकते हैं, हम आपका नाम करें। नहीं अनिल जी, वो नाम तो काफी अच्छे अच्छे आए थे, अब चिंगारी आप छोड़ देते हैं और बाकी सब मतलब वो चारों तरफ से चालू हो जाते हैं। तो मतलब किया धरा तो आप ही का है जी। बिल्कुल किया धरा तो मेरा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं एक्सेप्ट भी करता हूं। लेकिन इस बीच जो बाजार करने की तैयारी में बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट रेंज पर सपोर्ट ले रहा है, परफेक्ट रेंज पे जाकर रुक रहा है। 14,775, 14,825। आज सुबह से हम यही बात कर रहे थे कि इस रेंज में खरीदना है। आज खुल रहा था 14,875 के आसपास, हमने कहा वहाँ नहीं खरीदेंगे, ये खरीदने की रेंज है। आज का लोअर सपोर्ट रेंज देखिए 14,785। एग्जैक्टली 2 बार बाजार ने 14,775, 14,825 की रेंज में सपोर्ट लिया और ये लेगा, और इस बात की संभावना काफ़ी कम है, नहीं के बराबर है कि 14,800 के नीचे आप बंद नहीं होंगे। 25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है पुट में, और ये आप होल्ड करेंगे आज के लिए। तो आपको नीचे की रिस्क 14,775 के नीचे की नहीं है, यानी कि यहाँ से 50-60 पॉइंट की कोई खास नहीं। ऊपर
14,925, 14,975, ये 50 पॉइंट की रेंज है, इसके पार आप निकलेंगे नहीं। तो ऊपर 14,900 के ऊपर जाते ही थोड़ा थोड़ा बेचने का मन बनाना है, 14,800 के नजदीक आते ही खरीदने का मन बनाना है। ये है आपके लिए निफ्टी का ट्रेड, और कोई बहुत मंदी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वीकेंड सेशन है तो थोड़ी सावधानी है कि कहीं वीकेंड पे कोरोना के आंकड़े बड़े आ गए तो अमेरिका थोड़ा खराब हो गया, तो क्योंकि S&P 6 दिनों से हाई बना रहा है, तो हो सकता है थोड़ा S&P नीचे हो जाए कर जाए, तो हल्की फुल्की तेजी मंदी हो सकती है। लेकिन अभी डाउ फ्यूचर्स धीरे धीरे हाफ सेंचुरी लगा रहे हैं, ऐसी बड़ी चिंता की बात है नहीं। तो रेंज बाउंड मार्केट है निफ्टी पर। बैंक निफ्टी वो ताकत नहीं दिखा रहा है, यहीं पर मुझे समस्या है। समस्या ये है कि जब हम आखिरी 1 घंटे में प्रवेश कर रहे हैं, 32,500 के नीचे रहना ठीक नहीं लग रहा। ये दिक्कत है, क्यों है मैं बता दूं। 32,500 के पुट पर 11 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 8 लाख शेयर आज ही जुड़े, तो कायदे से डेटा के लिहाज से 32,500 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा जो जोर से बोलेगा नहीं 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 बंद होगा। जैसे 14,800 का कॉन्फिडेंस है ना कि इसके नीचे बंद नहीं होगा, संभावना पूरी के ऊपर ही बंद हो, वैसा कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी में आ नहीं रहा। तो हम 3:05 तक देखेंगे कि बैंक निफ्टी 32,500 को होल्ड कर पाता है या नहीं किया तो 32,325 350 के आसपास आपको क्लोजिंग मिलेगी। कर दिया तो 32,575 32,625 के आसपास आप क्लोज होते दिख सकते हैं। ये डेटा में इस वक्त आपको नजर आएगा, माफ कीजिएगा 32,675 के आसपास बंद हो सकते हैं, ये डेटा में दिख रहा है बैंक निफ्टी के लिहाज से। तो बैंक निफ्टी पे वेट एंड वॉच, निफ्टी पे कोई चिंता की बात नहीं। जी दीप, ये है आपके लिए डेटा। बिल्कुल सर, जो ट्रेंड बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से कि बैंक्स में कमजोरी है, निफ्टी रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है, वो अभी भी आपको दिखेगा। नजर रखिए 30 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी, उसके सामने 300 पॉइंट नीचे आपको 30 पॉइंट नीचे निफ्टी है, उसके सामने 300 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी दिख रहा है। देखते हैं सुमित जी क्या रेकमेंड कर रहे हैं। बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, स्टॉक का नाम है सिंजिन। 566-566.50 का अभी भाव चल रहा है। सिंजिन के अंदर पिछले 7 से 10 दिनों में तेजी देखने को मिली है, उसके बाद 2 दिन की गिरावट देखने को मिली है और अब वापस से अपसाइड मूव रिज्यूम हो रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि सिंजिन अब यहां से एक ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। स्टॉक के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 552 रुपए 553 रुपए का। और इस मूव के अंदर सिंजिन में अगले हफ्ते में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं, 580 ऊपर में पहला टारगेट बनेगा और 580 का लेवल्स टूटने पे 600 रुपए तक के लेवल सिंजिन के अंदर ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो सिंजिन में यहां पे खरीदारी करें 580 से 600 के टारगेट्स के लिए, नीचे में 552 553 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करें। नेक्स्ट वीक में लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। कैश के फ्यूचर्स के स्टॉक्स देख रहे हैं फार्मा में कि वहां पर बड़ी तेजी है, क्रांति है, आग लगी। आप किधर कैश मार्केट का स्टॉक देखने घुस गए? अनिल जी आवाज नहीं है, क्या बोल रहे हैं? नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि आप कहां कैश मार्केट का स्टॉक देखने घुस गए? सारे एफएनओ वालों में कहां से रडार पे आ गया ये? अनिल जी ये इसके लिए क्योंकि मैंने कहा सबने कवर कर लिए 4-5 स्टॉक, अब सेम रिपीट कवर करके मतलब नहीं है। तो कैश वाला स्टॉक मेरे नजर पे आ गया तो मैंने कहा अब इसको कवर करते हैं। अच्छा, कैश स्टॉक से याद आया एक और स्टॉक फार्मा वाला FDC। ये देखिए जरा स्टॉक FDC, ये आपकी ट्रेडर्स डायरी में था या आशीष की? आशीष की सुबह था ना? सुबह था। बेस्ट पिक। हाँ बेस्ट पिक था FDC। हाँ, मुझे बेस्ट ही वाली याद रहती है, बाकी सारी नहीं। 10-10 20-20 तो याद रखना मेरे लिए मुश्किल काम है, लेकिन बेस्ट वाली मैं याद रख लेता हूँ। बेस्ट पिक FDC दिया था उसने। FDC आशीष ने दिया था सुबह? आशीष ने दिया था सुबह। वाह गजब आशीष, वेरी नाइस। 10% IPL जो आज से हमने नया शुरू किया है उसमें था IPL स्टॉक। हाँ देखो हमारे मतलब सब लोगों को लगता है मैं अकेला काम करता हूँ, अकेले मेहनत करता हूँ। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं वरुण, आशीष, सब लोग। देखिए आज IPL स्टॉक हमने शुरू किया और आज देखिए क्या कमाल किया इस स्टॉक ने। 10% मजबूत होता है FDC। आज सुबह का ये स्टॉक कमाल करता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए सिंजिन में खरीदारी करने की राय। 580-600 के टारगेट के लिए इस वक्त आती हुई दिख रही है आपके लिए। कुछ और स्टॉक जो मजबूत होते दिख रहे हैं, इन पर फोकस किया जाए। इससे पहले नितिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में और नितिन जी का करते हैं स्वागत बिगुल के साथ। स्वागत है नितिन जी आपका। बताएं सर किस पर है स्ट्रेटेजी? निफ्टी, बैंक निफ्टी? निफ्टी पे है और ये इंट्राडे होगी। अभी से केवल 40-45 मिनट का ट्रेड है। ओके। और हम 14,800 की पुट ऑप्शन लेंगे जो 114, 113 ऐसे मिल रही है, 113 रुपए में मिल रही है। इसका आज का लो 104 का है।
और स्टॉप लॉस हमें रखना है 90 रुपीज का, यानी कि 25 रुपए का हम रिस्क ले रहे हैं और क्लोजिंग में इसके टारगेट जो भी होंगे उस पर हम निकल जाएंगे, बट अदरवाइज हम टारगेट 140-145 का रख करके चल रहे हैं। तो केवल ये 45 मिनट्स का ट्रेड है, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड नहीं है। 14,800 की पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो 14,800 की पुट खरीदनी है। निफ्टी में जो बाउंस बैक आया है वो आप फिर से आपको मौका दे रहा है, पुट खरीद कर आप लोअर लेवल्स पर निफ्टी को आते हुए देख सकते हैं। बैंक्स का सपोर्ट आ नहीं रहा है तो निफ्टी पर कमजोरी बनी हुई है। शुक्रिया नितिन जी जुड़ने के लिए और निफ्टी पर अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। 14,800 की पुट खरीदें, ये है नितिन जी की राय। आज के लिए ही ये ट्रेड है। सपोर्ट नहीं मिल रहा है निफ्टी को बैंक निफ्टी की तरफ से और बैंक्स में है कमजोरी और लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से अंडर परफॉर्मेंस रही है बैंक्स और बैंक निफ्टी की। क्या है ये वजह, आइए जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताइए, एनपीएस को लेकर कुछ कंसर्न आ रहे हैं बैंक्स के लिए, क्या है वो? बिल्कुल, आप देखिए दीपांशु, अब रिपोर्ट्स जारी हुई हैं और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक हम ये देख रहे हैं कि इस तिमाही में करीब 10% तक के एनपीएस आपको देखने मिल सकते हैं। ग्रॉस एनपीएस की मैं बात कर रही हूँ और वैसे भी ये जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आप देखिए आरबीआई ने अपने एफएसआर यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में भी ये कहा था कि सितंबर तक आप देखेंगे करीब 13% या 13.5% तक के आपको ग्रॉस एनपीएस देखने मिल सकते हैं। वो इसलिए भी है क्योंकि अब आप देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके बाद हम देखेंगे कि काफ़ी डिफॉल्ट्स कितने हुए हैं, इसका एक क्लियर पिक्चर आता हुआ दिखेगा। जितनी प्रोविजंस नहीं की हैं उतनी प्रोविजंस अब बैंकों को लेनी पड़ेगी और इसके अलावा जिस तरह से अब सेकेंड वेव आता हुआ दिख रहा है तो इसके चलते भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको थोड़े से डिफ़ॉल्ट्स देखने मिल सकते हैं, जिसमें टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, साथ ही एमएसएमई सेगमेंट है। वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अभी भी थोड़ी सी दिक्कतें ज़्यादा हैं और वहाँ से डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। साथ ही आप देखिए दूसरी छमाही की अगर हम बात करें तो वहाँ से एसेट क्वालिटी में काफ़ी सुधार देखने मिलेगा। ये सारे रिपोर्ट्स मान के चल रहे हैं, लेकिन ये सारे सेक्टर्स हैं जिनको फिलहाल इस तिमाही में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और ये वाले जो नतीजे आते हुए दिखेंगे उसमें आउटलुक या गाइडेंस जो है एनपीएस पे, इस पर क्लियरली फोकस करना होगा। वैसे भी आप अगर देखें तो जितने भी प्रोफोर्मास थे बड़ी बैंक्स के वो करीब 5.5% से लेकर 7% के बीच में थे। बंधन बैंक में सबसे ज़्यादा प्रोफोर्मास थे। एसबीआई में आप देखिए 5.5% तक के प्रोफोर्मास थे। आईसीआईसीआई बैंक 5.5% के करीब थे, तो अब वो थोड़े से बढ़ते हुए दिख सकते हैं, वहाँ से डिफ़ॉल्ट आ सकते हैं। कुल मिला के 9.5% से लेकर 10% तक के क्रॉस एनपीएस बैंकिंग सेक्टर के ओवरऑल यहाँ से रह सकते हैं। एसेट क्वालिटी थोड़ी सी खराब होने का खतरा, एनपीए बढ़ सकता है, ये खबर पूरी डिटेल्स रिसर्च आपके सामने आती हुई। आइए बढ़ते हैं आगे। विश्वेश जी है तैयार, एक बेहतरीन पिक विश्वेश जी की तरफ से आती हुई दिख रही। बिगुल, विश्वेश का विशेष। विप्रो, एल्केम लैब और ये तीसरा स्टॉक है। विश्वेश जी आज फुल फॉर्म में एकदम बराबर। ओके विश्वेश जी बताइए, तीसरा स्टॉक आज के लिए हैट्रिक। अनिल जी, जो तीसरा स्टॉक है वो भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है और सिमिलर पैटर्न है। स्टॉक का नाम है इंद्रप्रस्थ गैस। इंद्रप्रस्थ गैस 543 के आसपास चल रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एक रेजिस्टेंस बैंड से निकला है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के साथ में, और जिस हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है मुझे लगता है ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए। 534 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए और जिस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 555 और 570 ये बहुत ही क्विकली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है मोमेंटम जहां पे फार्मा में है, गैस स्टॉक्स में मुझे लग रहा है सम सॉर्ट ऑफ सरप्राइज एलिमेंट आ सकता है। तो 570 के इवेंचुअल टारगेट के लिए इंद्रप्रस्थ गैस को खरीदने की राय होगी 534 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस में आपको करनी है खरीदारी, ये बात निकल कर आ रहा है विश्वेश जी की तरफ। गुजरात गैस, आईजीएल, गेल गैस से जुड़ी कंपनीज पर आज आपको बढ़िया एक्शन आते हुए दिखा है, सुबह से ही आते हुए दिख रहा है। पर एक स्पेशल पिक तैयार है राकेश जी कुणाल जी के लिए, चलते हैं उनके पास। माफ कीजिएगा, पिक ऑफ द डे आ रही है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। मंडे का काम आज ही, बताएं सर कौन सा स्टॉक चुना है? दीपांशु, हमारा भी स्टॉक आईजीएल है जो भी विश्वेश ने दिया है। तो पैटर्न काफी स्ट्रांग है, बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल है। और अंत में मैं एक चीज समझना चाहूंगा विश्वेश से, देखिए जो हमने पढ़ा है पैटर्न या तो बुलिश होता है या बेरिश होता है। ये ब्यूटीफुल पैटर्न कैसा होता है ये नहीं मालूम, बट पैटर्न काफी स्ट्रांग है।
ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दीपांशु बना है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। पैटर्न का टारगेट 580-50, टारगेट 565 रुपए का, दूसरा टारगेट 580 रुपए का। खरीदारी की राय है आईजीएल 565 और 580 के टारगेट के लिए आईजीएल खरीदारी करने की राय। ये पैटर्न जो है ये विश्वेश जी की बजाय मैं ही जवाब देता हूँ विश्वेश जी के बिहाफ पे। जैसे कि आपने कहा ये ब्यूटीफुल पैटर्न कैसा होता है, बुलिश या बेरिश होता है, ये ठीक। पहली चीज़ तो ये कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बी होल्डर। अगर विश्वेश जी को कोई पैटर्न ब्यूटीफुल लगता है तो लग सकता है। जैसे आप कितने चार्ट्स के साथ शादी करते हैं, विश्वेश जी ने कभी इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन लिया नहीं बंसल जी, फिर भी आपने लिया। दूसरी बात जो इसमें है, अगर कोई भी पैटर्न क्लीन और क्लियर होता है, ठीक है, उसकी जगह वो नीट भी हो सकता है, तो फिर ब्यूटीफुल क्यों नहीं हो सकता? इस बात का आप जवाब दें। बढ़िया अनिल जी, आप तो सेलिब्रिटी वकील की तरह से अनिल जी आपने तर्क रख दिए, तो आई एम स्पीचलेस अनिल जी। ऑडियो नहीं आ रहा है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद बंसल जी, ये बेहतरीन आइडिया देने के लिए। विश्वेश जी ज़्यादा खुश मत होइए, मेरी कंसल्टेंसी का बिल आपके यहाँ आने की तैयारी में है, आप पेमेंट की तैयारी करें। जो बंसल जी ने मुझे आइडिया दिया, वाह बंसल जी, ऐसे दोस्त होने चाहिए मेरे लिए। तो चलिए, ये है आईजीएल जहाँ खरीदारी करने की राय कुणाल जी राकेश जी की तरफ से भी है। हो सकता है कुणाल जी ने स्टॉप लॉस बोला हो, शायद उस समय ऑडियो थोड़ा सा मिस हो गया था। कुणाल जी एक बार इसका स्टॉप लॉस आप बोल दें जरा आईजीएल का। अनिल जी देखिए आईजीएल में स्टॉप लॉस रखना है 535 रुपए पर। 535 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की राय। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। और एक स्पेशल पिक का बिगुल, वैसे तो आमतौर पर स्पेशल पिक के बिगुल का इस्तेमाल किरण जी करते हैं जब वो शो में होते नहीं है, लेकिन आज शो में होते हुए भी कर रहे हैं, इसका मतलब वाकई में मामला कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। बिगुल किरण जी के लिए स्पेशल पिक। किरण जी बताइए स्पेशल पिक के बिगुल की वजह और स्टॉक भी। बेसिकली वजह है कि एक प्राइस पैटर्न बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहा है। एक तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है और उसके साथ साथ एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। स्टॉक का नाम है फ्लोरो केमिकल्स। तो अभी 660-665 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 30 रुपए नीचे है, अभी थोड़ा सा बढ़ गया, इसे 35 रुपीज का हो गया है। 625 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 850 एक महीने के अंदर आपको लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, 850 के टारगेट के लिए एक महीने 850। गुजरात फ्लोरो, ये कल परसों किसने रिकमेंड किया था? गुजरात फ्लोरो हिमांशु जी ने किया था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। हिमांशु जी ने किया होगा, बिल्कुल करेक्ट। हिमांशु जी की तरफ से जरा चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। बिल्कुल, तो ये रिकमेंडेशन लिस्ट में आया हुआ स्टॉक है गुजरात फ्लोरो केम, यहाँ पर करें खरीदारी 850 के टारगेट के लिए। ये स्टॉक भी कमाल करने की तैयारी में है, आपके लिए बेहतरीन आपके लिए आता हुआ दिख रहा है इस वक्त। आइए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर भरपूर एक्शन जो होता दिख रहा है वो होता दिख रहा है कार्ड कंपनियों में, क्रेडिट कार्ड कंपनियों में। क्यों है क्रेडिट कार्ड कंपनियां फोकस में? वरुण बताने के लिए तैयार है। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, पहले तो हमने आपको ऐसे ही बताया कि क्रेड और बाकी जो वैल्यूशन है क्रेडिट कार्ड कंपनीज के वो किस तरह से बढ़ रहे हैं, उसके पीछे के काफ़ी सारे रीजंस अब समझ में आ रहे हैं। और आपको याद होगा कि एचडीएफसी पे आरबीआई ने बैन लगाया था कि आप आगे क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। और जाहिर सी बात है कि तब बातें की जा रही थी कि इसका फ़ायदा एसबीआई कार्ड्स और आईसीआईसीआई को जैसे मिलेगा, और वो मिलता हुआ दिखाई दे भी रहा है। जनवरी का ये डेटा है जहाँ पे आईसीआईसीआई और एसबीआई दोनों ने अपने मार्केट शेयर जो है वो बढ़ाया है। जनवरी में आईसीआईसीआई बैंक ने कार्ड से हुए खर्च में करीब 10% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई है, और इतनी ही बढ़ोतरी दरअसल एसबीआई कार्ड्स में भी देखी गई है। नए कार्ड्स जो आईसीआईसीआई ने इशू किए उसमें करीब 3% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, और आईसीआईसीआई का जो मार्केट शेयर है उसमें 1.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और बढ़ के 16.5 पे आ चुका है। और एसबीआई कार्ड्स के जो मार्केट शेयर है उसमें भी करीब 1% के आसपास की बढ़ोतरी हुई, 19% के आसपास ये भी आ चुका है। और जनवरी में दोनों ही कंपनियों ने यानी कि आईसीआईसीआई और एसबीआई ने 2-2 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। इसके पहले हम देखते थे कि एचडीएफसी जो है वो हर महीने करीब 1.5 से 2 लाख ग्राहक जोड़ता था, लेकिन इन दोनों कंपनियों ने मिला के एक महीने में करीब 4 लाख ग्राहक के आसपास जोड़ लिया है। तो इससे एक बात तो पता चलती है कि ये पूरा स्पेस जो है उसमें किस तरह के लगातार ग्राहक जुड़ते जा रहे हैं। और क्योंकि एचडीएफसी पे बैन लगाया गया है
तो उसका फायदा जो है इनकी पीयर ग्रुप कंपनियों को हो रहा है, खासकर आईसीआईसीआई और एसबीआई कार्ड जो कि मार्केट शेयर लगातार गेन करते जा रहे हैं। किसी का फायदा, किसी का नुकसान, किसी का फायदा। राइट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। एसबीआई कार्ड, क्या एग्रेसिव हो गया एसबीआई कार्ड। एग्रेसिव हो गया, पहले इतना था नहीं लेकिन अचानक गजब। अश्विनी भाटिया साहब थे ना पहले, जो अब एसबीआई में एमडी बन के आ गए, उनके नेतृत्व में आईपीओ आया, गजब काम किया उन्होंने। और अब देखिए तो बढ़िया काम करता हुआ दिख रहा है एसबीआई कार्ड। ये है स्टॉक। आशीष पसंद करते हैं आप? यस अनिल जी, बिल्कुल। आज हमने एसबीआई कार्ड लेने की कॉल भी दी है और अनिल जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है, बहुत एग्रेसिव हो गए जितने, मतलब अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग या फूड डिलीवरी या बाकी अगर यूज करें तो बहुत सारे, अगर आप देखें ना कि वो जो प्रोमोज आते हैं वो एसबीआई कार्ड में बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो आई थिंक वो एग्रेशन जो एक नॉर्मल प्राइवेट बैंक से देखा जाता है, वो एसबीआई बैंक बहुत ही बड़ा प्रेफर्ड कार्ड है। तो अनिल जी आज ही हमने बाय कॉल दी है 964 पे, फ्रेश बाय कॉल दी है अपने क्लाइंट्स को। और आप ये बिल्कुल मेरी कॉल भी मान लें, बिल्कुल मैं इसकी बाय कॉल रिपीट करना चाहता हूँ जो अपने क्लाइंट्स को दी है। 964 पे फ्यूचर की बाय कॉल है इसमें। एसबीआई कार्ड फंडामेंटली आशु सर को भी है पसंद और यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। मुझे तो हमेशा से पसंद है, आईपीओ के ज़माने से, जब 755 रुपए में आईपीओ आया था इसका। बढ़ेंगे आगे, वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। जी वागले साहब। अनिल जी, मैं अगले हफ्ते का स्टॉक आज देना चाहता हूँ। ये वीकेंड है, मंडे को हम हफ्ते का स्टॉक देते हैं, तो क्या मुझे आप परमिट करेंगे, अलाउ करेंगे? पिक ऑफ द वीक, अच्छा ओके। देखो पिक ऑफ द वीक में समस्या तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन पिक ऑफ द वीक का जो वो बिगुल है ना, वो पड़ा रहता है मंडे वाले शो में, वो भी सुबह सुबह 8 बजे वाले में। अब हमारे डायरेक्टर के लिए ये कश्मकश है कि वो 8 बजे वाला मंडे वाला शो खोले, वहाँ से वो बिगुल उठाए, बिगुल उठाकर अभी लाए और बजाए। ये सब करके मैंने इतना समय दिया है, अगर कर पाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। पिक ऑफ द डे का बिगुल मंडे के लिए वागले साहब के लिए अभी से। जी लो वागले साहब, पिक ऑफ द वीक का बिगुल बज गया। ऐसे ही चैनल नंबर 1 नहीं है, खाली ऐसे अनिल सिंह और दीप से नहीं, देखो पीछे काम करने वाले लोग कहाँ सोमवार का शो में जाके सुबह 8 बजे घुस के गोता लगा के बिगुल निकाल के आपके लिए तैयार है एकदम। बताएं सर, अब स्टॉक आप पेश कीजिए। अनिल जी थैंक यू वेरी मच। स्टॉक है मेरा लुपिन, जो आज आपने कैडिला में हमने देखा है, मुझे लगता है लुपिन में हमको अगले हफ्ते में देखने को मिलना चाहिए। 108283 के करंट भाव से बाय करिए, क्योंकि मैं हफ्ते के लिए दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस लूंगा। 1060 का मेरा स्टॉप लॉस होगा 22-25 रुपए का। मुझे लगता है ड्यूरिंग द वीक ये 1150 से 1170 तक जा सकता है, इतना पैटर्न मैं क्लेम कर रहा हूँ। तो ये मतलब 20-22 रुपए की रिस्क, लगभग 60-70 रुपीज का 60-70-80 रुपीज का रिवॉर्ड ये ड्यूरिंग द वीक मिल सकता है। तो ये मेरा कॉल होगा। तो ल्यूपिन अगले हफ्ते के लिए करेगा कमाल। 1150 1170 ये है आपके लिए टारगेट हफ्ते भर के लिए, और सोमवार का काम वागले साहब ने आज ही कर दिया अगले हफ्ते के लिए। सचिन जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, देने वाले हैं कुछ स्पेशल पिक, और अगर जुड़ चुके हैं तो उनके लिए भी बिगुल के साथ किया जाए स्वागत स्पेशल पिक सचिन जी की तरफ से। बताएं सर, स्पेशल पिक आपकी 1-2 कैश फ्यूचर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी एज यूजुअल 2 पिक्स दूंगा, एक होगा कैश का एंड एक होगा F&O का। कैश में से जिस तरीके से फिलहाल फार्मा स्टॉक में जो हलचल चल रही है, तो IOL केमिकल्स में खरीदारी करने की सलाह है। लगभग अगर हम इसका वीकली स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर एक लैडर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है वीकली चार्ट पे। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, लगभग एक अच्छा रिबाउंड आना चाहिए 710 के आसपास, तो लगभग 100 रुपए की अपसाइड यहाँ पर अवेलेबल है। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस अराउंड 595 के आसपास का, एंड खरीदारी करनी है IOL केमिकल्स में। और जो दूसरा स्टॉक है वो है पिरामिड एंटरप्राइज। जिस तरीके से फिलहाल F&O डेटा है, जिस तरीके से आज की प्राइस एक्शन है, इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर अभी भी क्लोजिंग मेंटेन की है।
तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है एक काफी अच्छा रिबाउंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में आना चाहिए। एक क्लासिक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस चल रही है जो एक चैनल रेंज में है। मुझे लग रहा है इस चैनल का ब्रेकआउट भी जल्दी आना चाहिए। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, पहला टारगेट होगा 1900 का, दूसरा टारगेट होगा 2010 का, थोड़ा लंबा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आपको लगाना है यहाँ से अराउंड 1790 का, खरीदारी करनी है PEL में। ओके, तो पिरामल एंटरप्राइजेस पर रखिए नजर। ऑलमोस्ट 10% की रैली की बात कर रहे हैं सचिन जी इस काउंटर पर। और साथ ही नजर रखिए IOL केमिकल्स, फार्मा से जुड़े एक एक करके सारे स्टॉक्स आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। APIs फार्मा ये स्पेस है जहां पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। एक कॉल सन फार्मा पर भी ले देते हैं, थोड़ा इग्नोर हो रहा है सन फार्मा। किरण जी जरा इसके बारे में भी बताएं। सन फार्मा भी धीरे धीरे बाकी फार्मा रैली में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसकी अगली चाल कैसी रहेगी? सन फार्मा में बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। मुझे लगता है कि इधर से ये भी जो स्विंग टॉप्स है और इम्पोर्टेंट है 650, लगभग 4 साल पहले 3 साल पहले भी यही लेवल से इसने रिट्रेसमेंट चालू किया था। तो एक बार 650 निकल जाए तो फिर ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चलना चालू कर देगा। जो बहुत बड़ा एक पैटर्न है राउंडिंग बॉटम का, वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर नए दायरे में ट्रेड करता नजर आएगा। इवेंचुअली इसके टारगेट्स एक बार 650 क्रॉस करेगा तो 780 840 के देखने को मिलेंगे। तो बड़े टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस लेनी चाहिए 650 के ऊपर। बिल्कुल, तो 650 के ऊपर सन फार्मा पर नजर आएगी। आज सुबह सिमी जी ने सन फार्मा रेकमेंड किया था और उनके तो तीनों टारगेट्स हिट हो गए। 628, 633 और 639 का फाइनल टारगेट था, उसके ऊपर ही फिलहाल आपको स्टॉक दिख रहा है। पर सन फार्मा पर रखी नजर, बाकी फार्मा स्टॉक्स के साथ यहां पर भी एक्शन भरपूर है। एक स्पेस जहां पर जबरदस्त एक्शन पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है और आने वाला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, IT। दिग्गज IT कंपनीज अपनी अर्निंग्स के साथ आने की तैयारी में है और उससे पहले गार्टनर जो ग्लोबल IT को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं और उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं उस पर IT स्टॉक्स पर हम एक्शन भी देखते हैं। उन्होंने एक बड़ी प्रेडिक्शन करी है आने वाले साल में IT कंपनीज की चाल के लिए, IT कंपनीज में कितनी स्पेंडिंग हो सकती है उसको लेकर। देवांशी हमारे साथ हैं ये डिटेल्स बताने के लिए। देवांशी बताइए, गार्टनर की क्या प्रेडिक्शन है आने वाले साल के लिए? बिल्कुल, आप देखिए गार्टनर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़े कंसल्टेंट हैं और जो यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो काफ़ी बड़ी होती हुई दिखेगी। इस साल करीब 8% तक की ग्लोबल ग्रोथ IT सेक्टर में वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अब वो ये भी मानते हैं कि इंडिया में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी भारतीय IT सेक्टर में इस बार अच्छी तेज़ी आने की उम्मीद लगाई जा रही है। उनका मानना है कि जो IT स्पेंडिंग है उसमें इस बार काफ़ी अच्छी ग्रोथ आएगी। करीब $93 बिलियन तक की जो IT स्पेंडिंग है वो FY21 में हो सकता है और इसके अलावा FY22 में करीब $98.5 बिलियन से लेकर $99 बिलियन तक की जो IT स्पेंडिंग है उसकी उम्मीद करके चल रहे हैं। इसके अलावा वो ये भी मानते हैं कि जो डिजिटल कारोबार है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़त आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ट्रेडिशनल IT कारोबार से ज़्यादा जो दूसरे कारोबार या सेगमेंट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छी बढ़त आने का अनुमान लगाया जा रहा है। IT खर्च का जो नज़रिया है कंपनीज़ का वो थोड़ा सा बदलेगा। इनका कहना है कि अब तक वो ऑपरेशनल खर्च के तरीके से लेते थे, लेकिन अब वो एज अ कैपिटल एक्सपेंसेस भी देख रहे हैं IT को, और इसी के चलते इनकी जो स्पेंडिंग है वो बढ़ती हुई दिखेगी। वर्क फ्रॉम होम का सिनेरियो ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है और इसके चलते भी IT और डिजिटलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। डेटा सेंटर, साथ ही सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और USB डिवाइसेस जो होते हैं उसमें ज़्यादा खर्च होने का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है और पाइपलाइन थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। दूसरी तरफ ISG ये भी ये मान के चल रहे हैं कि इस बार अच्छी ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। 2021 में करीब 3% से बढ़ाकर अब उनका अनुमान 5% तक का हो चुका है और वो भी ये मानते हैं कि जो ट्रेडिशनल IT है वहाँ पे करीब 5% तक की ग्रोथ आने का अनुमान है। तो कुल मिला के भारत में भी जो ग्रोथ है IT सेक्टर की वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। IT स्पेंडिंग आने वाले 2 साल में काफ़ी अच्छी बढ़ सकती है। ये दोनों जो कंसल्टेंट फर्म्स हैं वो ये मान के चल रहे हैं। बिल्कुल, तो IT एक जगह है जहां पर आपको मोमेंटम आने वाले समय के लिए बढ़ते हुए दिख सकता है। आशीष सर, कोई राय IT स्टॉक्स पे या कोई IT स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो? पिछली बार कुछ समय पहले आपको पसंद आए थे, इन्फोसिस की भी हमारी बात हुई थी, पर नतीजे भी आने वाले हैं अगले हफ्ते से और गार्टनर की तो एक बोल्ड प्रेडिक्शन है FY22 अच्छा साल हो सकता है IT के लिए। दीपांशु, सबके सब स्टॉक्स बिल्कुल पॉजिटिव हैं। HCL टेक में बाय कॉल है, इन्फोसिस में बाय कॉल है,
एम्फेसिस में, सब में बाय कॉल है और ये सब चैनल पे मल्टी एनालिस्ट ने डिस्कस किया है और रिजल्ट्स में भी मतलब ये सब नजर आएगा। सिर्फ एक कैविएट है दीपांशु के, मुझे लगता है कि रिजल्ट्स सबको पता है कि बहुत अच्छे आने हैं। रुपी का जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, जो डॉलर मूवमेंट है, वो भी एक सेंटिमेंटल इफेक्ट पॉजिटिव दे रही है। लेकिन एक बार मुझे लगता है कि जैसे पिछली बार भी हमने देखा था, एक बार रिजल्ट से पहले, क्योंकि वो होता है जब तक बंद मुट्ठी है, वो जितनी लाख की है, खुलते ही एक बार वो करेक्शन आ जाती है, तो उसके चलते एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर ले। अदरवाइज सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट फार्मा और आईटी दोनों सेक्टर आउट परफॉर्म करेंगे और करते रहेंगे। बट ये है कि जो ट्रेडर बहुत शॉर्ट टर्म लेता है, कभी कभी वो फंस जाता है, उस चीज का ध्यान रखें। लेकिन रिजल्ट से पहले एक बार कोशिश करें कि निकल जाए। अच्छा, रिजल्ट से पहले एक बार कोशिश करें निकल जाए अगर आप अच्छे मुनाफे में बैठे हुए हैं तो, वरना आईटी एज अ पोजिशनल, एज अ लॉन्ग टर्म प्ले कोई परेशानी नहीं है इस काउंटर में। तो आईटी पर रखिए नज़र और इन्फोसिस, टीसीएस, माइंडट्री, इन तीनों के नतीजे तो अब तक हमें मालूम है कि अगले हफ्ते आ ही रहे हैं। कुछ और नंबर्स भी ऐड ऑन हो जाएंगे जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ता है। तो आईटी स्टॉक्स अच्छी मूव के लिए आपको तैयार होते हुए दिख रहे हैं। इस बीच मेटल्स, जहां पर आज अच्छी मुनाफा वसूली हुई थी इतने दिनों की तेजी के बाद, अब निचले स्तरों से थोड़े रिकवरी के आपको संकेत देते हुए दिख रहे हैं। पिछले कुछ मिनटों में अच्छी खरीदारी आई है। जेएसडब्ल्यू स्टील सेल निचले स्तरों से रिकवर हो रहा है। टाटा स्टील, जेएसपीएल, हिंडाल्को और एनएमडीसी ये भी अब पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिख रहा है। तो मेटल्स जबरदस्त तेजी के बाद आज सुबह से थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही थी, पर अब निचले स्तरों से आप थोड़ी सी रिकवरी मेटल काउंटर्स में आते हुए देख रहे हैं। विश्वेश जी, जेएसडब्ल्यू स्टील पर कोई राय? अच्छी मूव में रहा है, 1% ऊपर अभी आया है और निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी है इसमें। देखिए दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेटल्स की एक सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स रही है कि जो भी करेक्शन आ रहा है वो इंट्राडे रह रहा है और इंट्राडे करेक्शन होके ओवर हो जा रहा है। अभी भी अगर आप जेएसडब्ल्यू को देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि उसने 600 का स्तर टच किया और वहीं से रिकवर हो गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इंट्राडे करेक्शंस आर यूज्ड एज अ एंटरिंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज मुझे लगता है बहुत बड़ा साइकिल चेंज है व्हेन इट कम्स टू स्टील एज अ सेक्टर। सो अगर कोई डिप आता है तो मुझे लगता है 600-590 की एरिया में वापस लेना चाहिए। दिस स्टॉक इज अगेन गोइंग बैक टू 650 लेवल। ओके, तो 650 वापस जेएसडब्ल्यू स्टील आने की तैयारी में है। डिप पर हमेशा हम खरीदारी देखते हैं। आज थोड़ी मुनाफा वसूली फर्स्ट हाफ में दिखी थी, पर सेकंड हाफ आखिरी आधे घंटे में मेटल स्टॉक्स पर एक जान लौटती हुई दिख रही है। ऑटोज, यहां पर एक बार फोकस डालते हैं। कल ऑटोज के लिए अच्छा दिन था, आज सुबह अच्छी शुरुआत हुई थी, उसके बाद मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। ऑटो कंपनीज की तरफ से जो Q4 के अपडेट्स अभी तक आए हैं वो तो काफी अच्छे रहे हैं, पर फाडा यानी कि रिटेल लेवल्स पर क्या सेल्स हो रही हैं, डीलर लेवल पर क्या एक्टिविटी चल रही है, वहां से थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे हैं। आइए एक बार देख लेते हैं कि रिटेल लेवल पर, डीलर लेवल पर ऑटोज में क्या चल रहा है। फाडा का डेटा क्या हमें बता रहा है, आशीष के साथ था। आशीष, बताइए मार्च की बिक्री स्पेशली कैसी रही है? देखिए, कुल बिक्री की बात करेंगे ना दीपांशु, तो 28% की साल दर साल गिरावट देखने को मिली। सिर्फ 2 सेगमेंट ऐसे हैं जहां पर प्रदर्शन बढ़िया देखने को मिला। सबसे पहले देखिए तो रिटेल पैसेंजर व्हीकल, यहां पर अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले मार्च के महीने में 28% की ग्रोथ देखने को मिली। दूसरा सेक्टर है ट्रैक्टर, यहां पर देखें तो करीब 29% की सालाना आधार पर ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको निराशा ही नजर आएगी। रिटेल में आप देखिए कि टू व्हीलर्स, यहां पर साल दर साल 35% की गिरावट देखने को मिली। सबसे ज्यादा पेन जो है वो 3 व्हीलर में देखने को मिला, बिक्री जो है करीब 51% घटी है। और कमर्शियल व्हीकल्स में भी अगर आप देखें तो सिमिलर ट्रेंड 42% की गिरावट देखने को मिली। देखिए, अब दरअसल बात यह है कि जो मार्च के आंकड़े हैं वो तो ठीक ठाक नजर नहीं आए, लेकिन अप्रैल को लेकर जो फाडा की कमेंट्री है वो भी कहीं ना कहीं आप देखिए कॉशियस करने वाली है। सबसे पहले बात वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना वायरस की दूसरी लहर पूरे देश भर में देखने को मिल रही है, इससे ये बात निश्चित है कि आगे जाकर जो शोरूम्स हैं वहां पर फुटफॉल में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। दूसरी चिंता का कारण ये है कि जो सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज है उसकी वजह से जो डिलीवरी टाइम है वो बहुत एक्सटेंड हो गया है। जो ग्राहक हैं उन्हें पैसेंजर व्हीकल में डिलीवरी 7-7 महीने तक का वेटिंग पीरियड करना पड़ रहा है। टू व्हीलर्स में अगर आप देखें तो क्योंकि एबीएस की शॉर्टेज है, सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज है, तो वहां पर भी एक मांग को लेकर थोड़ा सा चिंता नजर आ रही है। और एक और खास बात यह है कि जैसे पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं देखिए ग्राहक के सेंटिमेंट्स पर काफी ज्यादा इंपैक्ट नजर कर रही है, जिसके चलते आप देखिए मार्च के जो आंकड़े कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन जो अप्रैल की कमेंट्री है वो भी आपको कॉशियस करने वाली है।
ओके, तो थोड़ी कमेंट्री कॉशियस आ रही है, थोड़ा डेटा भी इस समय सपोर्टिव नहीं आते हुए दिख रहा है। अप्रैल से कंपनीज ने थोड़े प्राइसेस भी बढ़ाए हैं और कोरोना प्रतिबंध भी लगे हुए हैं, तो लगातार हम देख रहे हैं ऑटोज पर थोड़ा दबाव का माहौल बन रहा है। इसलिए ऑटो इंडेक्स जब भी ब्रेकआउट आता है वहां से हम बिकवाली का ही मूवमेंट आते हुए देख सकते हैं। और ग्लोबली जो आशीष बात कर रहे थे, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है, हमने देखा कि ग्लोबली कुछ दिग्गज ऑटो कंपनीज जैसे कि जनरल मोटर्स या फोर्ड, उन्होंने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया है क्योंकि उनके पास सेमीकंडक्टर्स ही नहीं है कार्स में अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को कनेक्ट करने के लिए। तो थोड़ी परेशानी ऑटो कंपनीज के लिए बनती हुई दिख रही है। और इस बीच एक अपडेट, भारत बॉन्ड ETF का तीसरा चरण जून अंत से शुरू हो सकता है। तो एक बार फिर से आपके लिए मौका मिलेगा भारत बॉन्ड ETF में हिस्सा लेने का। तीसरा चरण जून अंत को आ सकता है, अभी भी समय है आने का। देखते हैं कौन से स्टॉक्स इंक्लूडेड होंगे, क्या वेटेज होगी, किस तरह का आप एलोकेशन कर पाएंगे। बट ये भारत बॉन्ड ETF में आपको फिर से एक निवेश का मौका मिलेगा, तो नजर रखिए उस काउंटर पर। 2 महीने हैं अभी इस ETF के आने में। चलिए, ऑटो स्टॉक्स पर तो थोड़ा दबाव आप बनते हुए देख रहे हैं और जिस तरह से कमेंट्री आ रही है वो भी काफी पॉजिटिव नहीं रही है। आयशर पे एक लाइव रहते हैं सुमित जी के साथ। आयशर, 2500 के लेवल्स पर कैसा लगता है सुमित जी? दीपांशु, देखिए ऑटो सेक्टर के अंदर थोड़ा सा साइडवेज टाइप मूव देखने को मिल रहा है। आयशर मोटर का जहां तक सवाल है, स्टॉक के अंदर जो चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 2470 2480 के आसपास का है। अगर ये सपोर्ट लेवल्स टूटते हैं आयशर मोटर के, तब तो इसके अंदर एक अच्छी गिरावट आएगी और फिर 100 से 150 रुपए का गिरावट आयशर मोटर में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेश सेलिंग 2470 2480 के नीचे बनेगा और बाइंग स्टॉक के अंदर बनेगा ऊपर में 2580 2600 का लेवल टूटेगा उसके बाद। यानी यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर नहीं है। 2580 2600 का लेवल टूटता है, उसके बाद फ्रेश बाइंग 2470 2480 टूटता है तो फ्रेश सेलिंग। ओके, तो 2500 के करीब है आयशर मोटर्स। देखते हैं क्या डायरेक्शन लेता है और उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी काउंटर पर बना पाएंगे। बाजार पर स्ट्रैटेजी देने के लिए स्वागत करते हैं जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। बताएं क्या स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं आप? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए मार्केट आज थोड़ा बहुत रेंज में है एंड और भी थोड़ा ये रेंज कंटिन्यू रह सकता है और एल्स शायद मे भी एक थोड़ा डिप दिखे फिर इवेंचुअली मार्केट चले। बट ओवरऑल ये जो रेंज है मैं समझता हूँ कि 14,900 से लेके 14,775 750 की ये रेंज है। मैंने 775 800 की सपोर्ट मॉर्निंग में भी कहा था, ये रेंज है। तो मे भी एक बार लोअर एंड ऑफ द रेंज तक भी आए बट इवेंचुअली बाद में ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसमें ये स्ट्रैटेजी करना है कि थोड़ा डीप इन द मनी पूरा कॉल ऑप्शन लेना है हमें। 14,750 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेंगे जो करीब अभी 185 के आसपास दीपांशु मिल रहा है। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करना है, वो भी थोड़ा दूर होगा 133 का। 185 पे आप खरीदिए 14,750 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एंड 133 का स्टॉप लॉस रहेगा, 185 पे खरीदना है। इसके टारगेट जो है वो 229 से लेकर 244 के बनेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। 229 और 244 ये दो टारगेट्स के लिए 14,750 के स्ट्राइक का निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। ओके, तो ये है आपके लिए जय की राय। निफ्टी 14,750 का कॉल ऑप्शन खरीद के रखिए, कोई परेशानी नहीं है। बाजार यहाँ से बाउंस बैक करेंगे। थोड़ा वीकेंड से पहले आप हल्का सा बाजार पर दबाव बनते हुए देख रहे हैं, पर यहाँ से एक्शन फिर से आपको भरपूर होते हुए दिखेगा। तो यह है आपके लिए कैश का ऑप्शन, 14,750 की कॉल खरीदें। आइए एक स्पेस जहां पर एक्शन और बनते हुए दिख रहा है कंज्यूमर स्टॉक्स और स्पेशली कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स, वहां पर एक्शन भरपूर है, कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। आइए जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताएं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या है अपडेट? देखिए आज हम देख भी रहे हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। इसके पीछे का कारण ये है कि LG इंडिया जो कि भारत की बड़ी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है, इसने जो है अपने बिजनेस अपडेट पोस्ट किया और यहाँ पर अगर आप देखें तो जनवरी से लेकर मार्च तिमाही में इनकी आय में 56% की ग्रोथ देखने को मिली है, करीब 5,500 करोड़ रही है साल दर साल है। अगर इस आंकड़े को, क्योंकि आप 2020 में देखेंगे तो छोटा बेस भी था लॉकडाउन के चलते, लेकिन 2019 के मुकाबले अगर देखें तो इनकी जो बिक्री है इसमें 36% की बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। और आगे की जो कमेंट्री है दीपांशु वो ज्यादा बढ़िया नजर आ रही है, ज्यादा उत्साहजनक है। वो मान रहे हैं कि इस बार जो है
क्योंकि जो समर सीजन है वो समय से पहले शुरू हो गया है, जिसके चलते जो कूलिंग प्रोडक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर एसी है, फ्रिज है, वहां पर काफी बढ़िया मांग देखने को मिल रही है। एक चिंता का कारण बताया जा रहा था कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए कि लगातार क्योंकि मेटल के प्राइसेस में एक बहुत बड़ा सर्ज हम देख रहे हैं अक्रॉस द इंडस्ट्री, इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन बढ़िया बात ये कि अधिकतर कंपनीज ने ना ऑलरेडी 5 से 8% तक की प्राइस हाइक कर दी है और ऐसा माना जा रहा है कि अब ये जो इम्पैक्ट है ये नेगेट होता हुआ नजर आ रहा है, तो मार्जिन पर इसका दबाव नहीं होगा। आगे की बिक्री के लेकर भी अगर आप देखें तो कमेंट्री बहुत बढ़िया आती हुई दिख रही है एलजी इंडिया की तरफ से। ये मान रहे अप्रैल से जून महीने के बीच में देखें तो 40% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि शादियों का मौसम भी आ रहा है और पिछले साल की जो पेंट अप डिमांड है उसका भी एक फायदा देखने को मिलेगा, जिसके चलते देखिए आपको फोकस में रखने हैं वर्लपूल को, वोल्टास, आईएफबी इंडस्ट्रीज, हैवेल्स और अंबर एंटरप्राइज जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक। बिल्कुल, तो ये हैं कुछ काउंटर्स जो इस बात का फ़ायदा उठा पाएंगे जिस तरह से वापस आप देख रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर फोकस आ रहा है। आईएफबी इंडस्ट्रीज की बात करी आशीष ने, और जय शायद कल ही आपने आईएफबी इंडस्ट्रीज रेकमेंड भी किया था 10 की कमाई में। बताएं, आईएफबी इंडस्ट्रीज एक तो फंडामेंटल ट्रिगर आ ही रहा है, चार्ट्स पर भी आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? बिल्कुल दीप, एक बहुत ही इनफैक्ट एक अच्छा खासा ब्रेकआउट, इसमें बढ़िया वाला ब्रेकआउट आईएफबी इंडस्ट्रीज में इनफैक्ट देखने मिला है, जो हिसाब से ये स्टॉक ने फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट दिया है। एंड मैं कहूँगा कि मोमेंटम इंडिकेटर्स में भी बहुत ही क्लियर बाय क्रॉसओवर दीप देखने मिला है। इनफैक्ट एक शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स में बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है, लॉन्ग टर्म इंडिकेटर्स में ऑलरेडी ये बाय मोड में है। सो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझता हूँ कि आईएफबी इंडस्ट्रीज डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इसमें बाय पोजीशंस ये लेवल पे भी क्रिएट कर सकते हैं एंड रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव काफी डीप अच्छा है। अगर मैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ, अगर नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1090-1100 नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट है। आई डोंट थिंक कि उसके नीचे ये क्लोज होना चाहिए। और ऊपर में अगर नियर टर्म के अगर हम टारगेट्स देखें दीपांशु, तो लगभग 1320-1350 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक आईएफबी इंडस्ट्रीज का सवाल है। पर जय, आपकी एक और कॉल और अभी अभी मेरी नजर उस पर गई है, दमदार एक्शन दिखाती हुई दिख रही है। आज ही आपने एसपीएल मिड कैप्स में शॉर्ट टर्म के लिए इसको रेकमेंड किया था, गुजरात एल्कलीज 20% का अपर सर्किट। सचिन जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, उन्होंने भी एक एज अ स्पेशल कॉल यहां पर अपनी राय दी थी। उनके 395 के टारगेट थे, जय आपके 410 के टारगेट से दोनों अचीव होते दिख रहे हैं। 415 पर 20% का अपर सर्किट गुजरात एल्कलीज। जय बिल्कुल दीपांशु, इनफैक्ट ये शॉर्ट टर्म 1 से 3 महीने के लिए दिया था, बट ये तो इंट्राडे हो गया। एंड जैसे मैंने कहा था मॉर्निंग में दीप कि ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है एंड शॉर्ट टर्म में एक अच्छा निकल कर आ रहा था एंड दैट्स द रीजन वो चूज किया था। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स तो इसमें डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट पोजिशनल ट्रेडर्स जो है मैं उनको कहूंगा कि जो हिसाब से ये स्टॉक में इतने बड़े रेंज का ब्रेकआउट आया दीपांशु, ये मई 2020 से लेकर अभी तक का जो एक पूरा पीरियड है, वो पूरे पीरियड में ये 380 से लेकर 300 रुपए के रेंज में रहा है, ये 80 रुपीज के रेंज में। सो अगर आप मिनिमम ये इतनी भी रेंज हम ऊपर अगर ऐड कर दे तो 460 तो और देखने मिलेगा लेवल, 460। और अगर मैं और हायर लेवल्स देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग ये स्टॉक 550 के लेवल्स तक भी जा सकता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ से और भी ये स्टॉक में बहुत ही अच्छा मोमेंटम गोइंग फॉरवर्ड हमें देखने मिलेगा। ओके, तो यह है आपके लिए गुजरात एल्कलीज। नजर रखिए 20% का सर्किट काउंटर पर लगते हुए दिख रहा है। सचिन जी और जय दोनों ने आज सुबह आपको यहां पर खरीदारी की राय दी थी। नजर रखिए इस काउंटर पर भी आते हुए बढ़िया एक्शन दिखा रहा है, बल्कि हमारे एक्सपर्ट्स की काफी सारी कैश मार्केट पिक्स आपको अच्छा एक्शन दिखा रही हैं। गुजरात फ्लोरो जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे 15% ऊपर ये काउंटर रहा है। एफडीसी जिसके बारे में आज आशीष ने सुबह बात करी थी 6.5% ऊपर। डेल्टा कॉप जहां पर अनिल जी ने अपना कन्विक्शन दिया था कुछ समय पहले 7% ऊपर ये काउंटर भी आपको आते हुए दिख रहा है। और बजाज कंज्यूमर इसके बारे में भी आज सुबह हम बात कर ही रहे थे, वहां पर भी देखिए 6-7% की तेजी है। राकेश जी कुणाल जी की तरफ से 10 की कमाई का आइडिया आया था। तो कैश स्टॉक्स में भरपूर आइडिया मूव आते हुए दिख रहा है। सर, जैसे आप कह रहे थे पूरे अप्रैल सीरीज में कैश स्टॉक्स मिड कैप्स स्मॉल कैप्स पर नजर रखिए, वहीं पर एक्शन है सर। और बिल्कुल, और इस साल की शुरुआत में कह रहे थे कि सरकारी कंपनियां और सरकारी बैंकों पर करिए फोकस। और दीप देखिए एक और सरकारी बैंक मजबूती से आगे बढ़ता हुआ 20% के ऊपरी सर्किट की तरफ, और वह है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब सर्किट की तैयारी करता हुआ 25 रुपये 40 पैसे पर। आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक 12% ऊपर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सुबह से 10% के सर्किट पर टिका हुआ।
ये है। और पंजाब एंड सिंध बैंक सुबह से 10% के सर्किट पर टिका हुआ। तो जो 2 सरकारी बैंक जिनके निजीकरण की बात बजट में की गई थी, उसके बाद से देखिए इन स्टॉक्स में भरपूर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो तगड़ा एक्शन है इस वक्त सरकारी बैंकों में, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए अब वक्त है 3-20 की स्ट्रेटेजी का। तो दीप जरा बिगुल तैयार है सर? बिगुल अनिल जी के लिए फाइनल स्ट्रैटेजी आज की। सर ज्यादा बदलाव नहीं है। डाउ फ्यूचर्स वही 50 पॉइंट्स ऊपर दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स में हल्की सी गिरावट है। यूरोप में एकदम सुस्ती है, बहुत ही छोटे रेंज में सुस्त कारोबार होते हुए दिख रहा है। एशिया में आज हांगकांग जरूर 300 पॉइंट फिसला था। चीन में भी थोड़ी कमजोरी थी क्योंकि वहां पर चीन स्पेसिफिक थोड़ा डेटा एक कमजोर आया था। जापान हल्की पॉजिटिव क्लोजिंग देकर गया है। बताएं सर क्या करके जाएं क्लोजिंग से पहले? सकते कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। कोई बहुत बड़े गैप से ऊपर या नीचे खुलने की संभावना सोमवार को है कम। बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी मंदी नहीं होगी, तो आपकी जो पोजीशन है होल्ड करें। स्पेसिफिकली स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग साइड पर निफ्टी, शॉर्ट साइड पर बैंक निफ्टी, ये ट्रेड फिर से बनता हुआ दिख रहा है। 1% नीचे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के लिए 32,325-350 अगला सपोर्ट है 32,150। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग होती दिख रही है वो खराब मानी जाएगी। 32,500 के नीचे की क्लोजिंग, तो हाल ही के करेक्शन की सबसे लोएस्ट क्लोजिंग बैंक निफ्टी को मिल रही है, क्योंकि 32,501 के नीचे की क्लोजिंग खराब है। निफ्टी के लिए क्लोजिंग 14,800 के ऊपर की हम जो बात कर रहे थे उसके ऊपर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो लॉन्ग साइड पर रहना है तो निफ्टी और कैश स्टॉक्स में, शॉर्ट साइड पर रहना है तो बैंकिंग शेयरों में और बैंक निफ्टी में, ये ठीक है। इस तरह से आप हेज कर सकते हैं, या फिर निचले स्तरों के पुट खरीद कर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को हेज करके जाए। बाकी कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं। जी दीप। बिल्कुल, तो जो एक स्ट्रैटेजी अभी तक रही है कि निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी में कम है, वो आप मेंटेन कर सकते हैं। लॉन्ग निफ्टी, शॉर्ट बैंक निफ्टी, या फिर थोड़े आउट ऑफ द मनी पुट्स लेकर आप तैयार रहें बाजार के एक्शन के लिए। चलिए क्लोजिंग से पहले कुछ और कॉल्स ले लेते हैं। चलते हैं जय के पास उनके जैकपॉट शेयर के लिए। बताएं जय। ये दीपांशु ग्रैन्यूल्स में मुझे यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो ग्रैन्यूल्स का 340 के स्ट्राइक का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है, जो करीब अभी आपको 17 रुपये 50 पैसे के आसपास मिलेगा। दीपांशु ये खरीद कर चलना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में ऊपर के जो लेवल से लगभग 24 रुपये 50 पैसे से लेकर 27 रुपये 80 पैसे तक देखने में हमें मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक में ही, मे बी मंडे और ट्यूसडे। नेक्स्ट वीक ट्रंकेटेड वीक है दीपांशु, तो ऑप्शंस में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हमारे लेवल से वो थोड़े नज़दीक के रहे, बिकॉज जनरली ऐसे ट्रंकेटेड वीक्स में मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं प्रीमियम्स पे थोड़ा अफेक्ट होता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन द लोअर साइड स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा नज़दीक का रखेंगे हम 14.80 का, और 24.80 और 27.90 ये लेवल्स हम ऊपर की तरफ ग्रैन्यूल्स में देखने मिल सकते हैं। हमें 340 एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। ओके, तो 340 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलें। ग्रैन्यूल्स पर जबरदस्त एक्शन आया है और 340 345 के टारगेट्स अनिल जी ने भी आपको दिए थे। लंबे टारगेट्स दिए थे 325 ऑनवर्ड्स ग्रैन्यूल्स पर, और सारे के सारे अचीव होते हुए दिखे। एक बार देख लेते हैं कि ट्यूसडे को अनिल जी ने आपको ग्रैन्यूल्स पर क्या सलाह दी थी। ग्रेन्यूल्स यही पसंद आता हुआ दिख रहा है। 318-320 रुपए की रेंज में इस वक्त, और इस स्टॉक में खरीदारी करने की राय है। पैरासीटामोल जो इनका 25-27% रेवेन्यू देता है, उस एपीआई के जो दाम तेजी से बढ़े उसका फायदा ग्रेन्यूल्स को इस क्वार्टर के रिजल्ट में देखने को मिलेगा। और साथ ही डिमांड जो बढ़ती हुई नजर आ रही है पैरासीटामोल की, वो ग्रेन्यूल्स के लिए फायदे की बात है। तो सारे फार्मा स्टॉक जो मजबूती के साथ ऊपर जाने को तैयार है, हमें लगता है ये स्टॉक भी कमाल कर सकता है। तो इस स्टॉक के लिए 325, 330, 340 और 345 ये 4 टारगेट रखें। ग्रैन्यूल्स जो आपने ट्यूसडे को आइडेंटिफाई किया था, सारे के सारे टारगेट्स इस पर भी हिट होते हुए दिख रहे हैं, और आज 345 के ऊपर भी स्टॉक है। 346 का हाई बनाए।
बधाई हो सर, सारे टारगेट्स ग्रैन्यूल्स के हिट होते हुए दिख रहे हैं, पर मोमेंटम अभी रुका नहीं है, यहाँ से और तेजी पकड़ सकता है ग्रैन्यूल्स। ये आई है आपके लिए जय ठक्कर की तरफ से राय, खरीदारी करें। अनिल जी के टारगेट्स आपको हिट होते हुए दिखे हैं ग्रैन्यूल्स पर फार्मा शेयर्स में रही है क्रांति और यहाँ पर आपने जबरदस्त एक्शन बनते हुए देखा है, तो इस स्पेस पर रखनी पड़ेगी नजर। जिस तरह से बढ़िया पार्टिसिपेशन आपको आते हुए दिखा है सारे के सारे फार्मा शेयर्स का, ये जरूर बता रहा है कि आने वाला समय यहाँ पर एक अच्छा मूव आपको दिखा सकता है। वागले साहब, बाकी शेयर्स के मुकाबले डॉक्टर रेड्डीज का उतना पार्टिसिपेशन हमने नहीं देखा है, जरा क्लोजिंग से पहले एक बार डॉक्टर रेड्डीज के चार्ट पर भी नजर डालें, क्या यहां से भी पार्टिसिपेशन अब बढ़ते हुए दिखेगा? दीपांशु, आप सही कह रहे हो, मोमेंटम मिसिंग है। हालांकि ट्रेंड तो पॉजिटिव है। मेरा मानना है कि डॉक्टर रेड्डी सोना से लेकर 5,000 5,200 ये लेवल दिखाने चाहिए। जब तक ये 4400 के ऊपर रहता है और ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो मोमेंटम है वो मुझे मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये शायद थोड़ा सा साइडवेज चल सकता है। ओके, थोड़ा साइडवेज है रेड्डीज, देखते हैं मोमेंटम में कब आएगा। क्लोजिंग से पहले जल्दी से बिगुल विश्वेश जी के लिए विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। ये बहुत ही कॉन्ट्रा कॉल हो सकता है और अगेंस्ट द मार्केट ट्रेंड हो सकता है। खरीदना है पीवीआर, और पीवीआर मुझे ऐसा लग रहा है काफी सप्रेस्ड है, काफी शॉर्ट्स है, लेकिन अब गिर नहीं रहा है समहाउ। तो मैं डेटा ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे लग रहा था कि पीवीआर एक नैरो बैंड में कंसोलिडेट हो रहा था और यहाँ पे जो शॉर्ट्स बिल्ट हुए हैं, मुझे लगता है यहाँ पे 1200 का कॉल ऑप्शन जो 36 रुपीज के आसपास मिल रहा है वो खरीदे, दैट वुड बी अ सेफर ट्रेड। 30 रुपीज का बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखे, और अगर जो मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ वर्कआउट हुआ तो मुझे लगता है पीवीआर यहाँ से 1200 की ओर जाना चाहिए। तो सूरत में जो कॉल ऑप्शन है उसके ऊपर 50 और 60 रुपए ये दो टारगेट होंगे। अगेंस्ट द मार्केट रिस्की ट्रेड हो सकता है, इसलिए ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना है और छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। पीवीआर का 1200 का कॉल ऑप्शन 30 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ 50 रुपीज और 60 रुपीज के टारगेट के लिए। ओके, तो एक कॉन्ट्रा कॉल है मार्केट के खिलाफ, अपने रिस्क के हिसाब से इस पर लें। टाइट स्टॉप लॉस के साथ 1200 कॉल के कॉल पर खरीदारी की राय है विश्वेश जी की तरफ से। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। इवेंटफुल वीक रहा है, थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई थी, हफ्ते की गिरावट आई थी। जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना के प्रतिबंध बढ़ा दिए गए थे, देश भर में कोरोना के मामले बढ़े थे, पर आरबीआई पॉलिसी के बाद आया है जबरदस्त रिबाउंड। मोमेंटम के हिसाब से आप देखें तो काफी सारे सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट करा है, पर आज का दिन रहा फार्मा का। सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सभी स्टॉक्स पर अच्छी खरीदारी रही, स्पेशली सिप्ला जहां पर 5.5% का उछाल है। कैडिला आज का स्टार रहा है, जहां तक आप पूरे फार्मा स्पेस पे देखें जबरदस्त उछाल उस पर आते हुए दिखा। HUL, राकेश जी कुणाल जी की तरफ से अनिल जी को गिफ्ट उनके 3 साल की एनिवर्सरी का, बढ़िया एक्शन 2.5% ऊपर, निफ्टी को बढ़िया सहारा देते हुए। साथ ही टेक महिंद्रा ने थोड़ा सहारा दिया है बाजार को। HDFC में हल्की सी खरीदारी हुई थी और TCS मंडे को अर्निंग से पहले पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिखा। गिरावट कहां पर थी? बजाज फाइनेंस 3% नीचे, टाटा स्टील मुनाफा वसूली, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक यहां पर प्रेशर, हिंडाल्को, कोल इंडिया यहां पर भी गिरावट, और रिलायंस यहां पर एक बार फिर से बाजार को सपोर्ट नहीं मिलते हुए दिखा, थोड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। वायदा कारोबार जैसे मैंने कहा, कैडला अच्छा परफॉर्मर रहा, एल्केम, ग्लेनमार्क, एलेम्बिक, औरो, फाइजर इन सभी स्टॉक से अच्छी खरीदारी। गुजरात गैस, IGL यहां पर भी मूवमेंट, और कोफोज, माइंट्री मिड कैप से ये स्टॉक्स भी एक्टिव रहे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडस टावर्स, वेदांता, यूनाइटेड स्पिरिट्स, मदरसन, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, अंबुजा सीमेंट ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर गिरावट आती हुई दिखी। गुजरात एल्कलीज हमारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन 20% का सर्किट वहां पर आते हुए दिखा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IOB, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक इन सभी बैंकों में अच्छी खरीदारी आज के दिन, और FDC एक और स्टॉक जहां पर ट्रेडर्स डायरी की रिकमेंडेशन थी, अच्छी गेंस वहां पर भी आती हुई दिखी। तो अनिल जी 3 साल की एनिवर्सरी की बधाई एक बार फिर से सर। थोड़ी सुस्त क्लोजिंग रही है बाजार की, पर यह हफ्ता काफी इवेंटफुल रहा है और अच्छा उतार चढ़ाव वाला हफ्ता रहा है बाजार के लिए। और आपने तो कहा भी था कि जो पैनिक आएगा बाजार में वो खरीदारी का मौका होगा, और फाइनल क्लोजिंग पर देखें तो जिसने भी उस मौके का फायदा उठाया वो प्रॉफिट में ही रहा है। हाँ जी बिल्कुल, एकदम बॉटम टू टॉप 500 पॉइंट तो मिले हैं, और अगर 50-75 पॉइंट नीचे के 50-75 पॉइंट ऊपर के छोड़ भी दे तो भी 300-350 पॉइंट की आपकी इंडेक्स की ट्रेडिंग। और उसके अलावा स्टॉक्स में, कैश मार्केट के स्टॉक्स में जो हम कह रहे हैं कि अप्रैल और मई 2 महीने कैश मार्केट के स्टॉक्स के नाम है, वहीं पर फोकस कीजिए। सरकारी बैंक इस साल की थीम है, सरकारी कंपनियां इस साल की थीम। देखिए आज फिर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IOB, सेंट्रल बैंक ये सारे 10-10% ऊपर बंद होते हुए दिखे। तो जहां सही जगह पर आप
हैं तो पैसे आपके ज़रूर बनेंगे। और जब तक कोविड के मामले ऊपर हैं तब तक हमें पता है, एक मंत्र याद रखिए, बैंक निफ्टी कमज़ोर ही रहेगा निफ्टी के मुकाबले में। बीच बीच में आएगा ऊपर और ऐसा लगेगा कि भाई सुधर रहा है, लेकिन ये जल्दी सुधरने वाला है नहीं, थोड़ा निफ्टी के मुकाबले में रहेगा कमज़ोर। तो ये इस हफ्ते का पूरा एक्शन रहा है, लेकिन हफ्ते का एक्शन पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं ही, कुछ और प्रोग्राम्स जो आज के मूवी में आपको बताऊंगा उसके बाद क्या कुछ होने वाले हैं। लेकिन जैन साहब को सुबह मैंने वादा किया था कि 3:30 बजे जैन साहब से फिर मुलाकात होगी। जैन साहब आ गए कि नहीं वो देखना ज़रूरी है, लेकिन आज से एक और इंटरेस्टिंग, हाँ जैन साहब आ चुके हैं। ओके, IPL आज से शुरू होने जा रहा है। आज शाम से आप सब लोग बिजी भी होंगे IPL में भी, और काफ़ी कुछ एक्शन आपको जो देखना है वो छोटे पर्दे पर ही, क्योंकि इस बार IPL के मैचेस खाली स्टेडियम में हो रहे हैं, तो वो जाकर देखने वाला मज़ा तो हम नहीं उठा पाएंगे कोविड के माहौल में, लेकिन ये बात ज़रूर है। तो बंसल जी, तैयारी है IPL मैचेस देखने की आपकी? बिल्कुल अनिल जी, देखिए अब तो रात को भी कहीं निकल नहीं सकते, तो बिल्कुल अनिल जी मैचेस देखेंगे। और अनिल जी अनिल जी देखिए, आज तो एक स्पेशल डे है, तो आज फ्राइडे है, मस्ती की पाठशाला भी नहीं है। तो अनिल जी मेरा एक सवाल है अनिल जी आपसे, अगर आप इजाजत दें तो भी, और अगर ना दें तो भी अनिल जी सवाल तो पूछूंगा अनिल जी। तो फिर तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि मैं इजाज़त दे दूं, उसी में फ़ायदा ना, कम से कम ये तो रहेगा ना कि मैंने इजाज़त दी थी। तो चलिए, मैं खुद अपने आप को इजाज़त देने लायक मानकर आपको इजाज़त दे रहा हूँ। तो अनिल जी, मैं अनिल जी आपसे और बाकी सब पैनलिस्ट से अनिल जी एक चीज पूछना चाहता हूँ, शुरुआत आपसे करूंगा अनिल जी। जैसे होता है ना सोमवार को मंडे बोलते हैं, तो अनिल जी बुधवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अनिल जी? बुधवार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इतना आसान सवाल पूछा क्यों? कुछ इसमें कैच है क्या? जी, वेडनेसडे। हाँ अनिल जी, आज एक नई चीज सीखी है, तो अनिल जी टेस्ट ले रहा हूँ अनिल जी आपका भी। मतलब क्या गलत बोला मैंने? अनिल जी मैंने सुना नहीं आपने क्या बोला। वेडनेसडे। नहीं अनिल जी, बिल्कुल गलत है अनिल जी। वेडनेसडे में अनिल जी मैंने आज ये सीखा है कि डी साइलेंट होता है, तो वेडनेसडे अनिल जी बोला जाता है, वेडनेसडे नहीं डी साइलेंट होता है अनिल जी। आप पूछिए अनिल जी, दीपांशु को तो पक्का मालूम होगा। तो ये लगाया क्यों फिर? साइलेंट ही करना था इसको, तो रहने देते फालतू में, एक लेटर बर्बाद हुआ बिना मतलब, लिखना भी ज़्यादा पड़ता है, बोलना भी ज़्यादा पड़ता है। दीप, डी को साइलेंट कर दें। सर कर देना चाहिए, डी फॉर दीप को भी साइलेंट कर देते हैं, ईपी हो जाएगा वो भी। ओके, तो क्या वेंसडे बोला जाए? वेंसडे होता है सर, एक्चुअली वो प्रोनाउंसिएशन ही ऐसी होती है सर, इन सब चीजों की एक्स्ट्रा लेटर्स इधर उधर आ जाते हैं। वेंसडे होता है वो, तो ठीक है, चलो वेंसडे होता है, चलो मान लिया। लेकिन बंसल जी, अब इस उम्र में आपको ये वेडनेसडे और वेडनेसडे का फर्क किसने सिखाया, ये बताइए। अनिल जी वो घर पे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। देखिए अनिल जी, देखिए आज नहीं अनिल जी गलत बात है। देखिए अनिल जी, पता है क्या है, बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूँ अनिल जी आपको। आज आपके एनिवर्सरी को अनिल जी 3 साल हुए हैं जी बिजनेस पर जी। तो मेरी वाइफ ने अनिल जी मुझे रिकलेक्ट कराया कि उन्होंने एक मेल मुझे लिखवाया था 2012 या 2013 में, और वो मेल अनिल जी अगर आपको ध्यान हो, उस समय आप आवाज पे थे, तो उस मेल तब मेरे पास आपका नंबर भी नहीं होता था। वो मेल मेरी वाइफ ने मुझे ड्राफ्ट करवा के लिखवाया था कि शो वो अनिल जी बढ़ाने के लिए। आज तो अनिल जी आपके साथ प्रॉक्सिमिटी है, जब मन होता है बात कर लेते हैं, तब उन्होंने मुझे वो मेल लिखवाया था। इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक है, तो आज जब उसी पे चर्चा हो रही थी तो मेरी वाइफ ने मुझे इस चीज के बारे में बताया, तो मैं तो अनिल जी आई वाज शॉक्ड कि इतने बड़े हो गए और ये पता नहीं है। बट दीप ने राइटली मेंशन करा कि वो अनिल जी जब हम बोलते हैं वेडनेसडे तो पता नहीं चलता कि हम डी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। बट एक नई चीज मैंने सीखी अनिल जी। बंसल जी, पहली चीज तो दिमाग से निकाल दीजिए, आपकी इंग्लिश वीक है। इसके 2 कारण हैं। पहली चीज तो कि आपकी इंग्लिश वीक नहीं है, आपकी हिंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपको लगता है इंग्लिश वीक है। हिंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, फिर भी कभी ऐसी भावना मन में आ ही जाए जो कि आनी नहीं चाहिए, तो मेरी इंग्लिश से कंपेयर कर लीजिएगा, अपने आप आपको अपनी इंग्लिश मजबूत लगने लगेगी। तो आप बिल्कुल बंसल जी एकदम जैसे एकदम हमारे चहेते हैं, हमारे पसंदीदा है बिल्कुल। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स नॉट अ बैरोमीटर ऑफ योर इंटेलेक्चुअल लेवल। करेक्ट? ऐसा तो नहीं तो फिर इंग्लैंड में पैदा होने वाले सारे अंग्रेजी बोलने वाले तो सब बड़े महान बुद्धिमान हो जाते हैं, सब टैलेंटेड ही होते हैं। वहाँ पर भी सब तरह के लोग हैं, हमारे यहाँ भी तो अपनी अपनी भाषा है, हर भाषा का सम्मान है, हर भाषा के लिए दिल में प्यार है। लेकिन हमारी भाषा पे हमें पूरा गर्व है, गौरव है
हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है, उसका पूरा सम्मान है, उसका गौरव भी है, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो हर आदमी अपने हिसाब से बोलेगा, हम वेडनेसडे बोलेंगे, अच्छा कौन सा अंग्रेज आके हिंदी जैसे हम बोलते वैसे ही बोल लेगा, वो भी तो हिंदी दुगुना लगान देना पड़ेगा वैसे ही तो बोलता है, तो फिर क्या दिक्कत है। तो उनकी इंग्लिश भी तो हमारी जैसी है, उनकी हिंदी भी तो हमारी इंग्लिश से जैसी है, तो कोई चिंता की बात नहीं। आइए, लेकिन जैन साहब का म्यूज़िक होगा जैसा जैन साहब ने वादा किया था, लेकिन उससे पहले आज शाम के प्रोग्राम जो हैं मैं आपको बता दूं, आज बहुत ढेर सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे पास में। सबसे पहले तो वीकली आज क्लोजिंग है, तो 4:30 बजे कमोडिटी मार्केट का होगा विशेष एक्शन, तेज रफ्तार और बढ़ेगा बाजार। लेकिन ये तेज रफ्तार एग्री कमोडिटीज़ की है। एग्री कमोडिटीज़ में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल है। ऐसा मत सोचिए कि खाली मेटल्स ही भाग रहे हैं, सारी कमोडिटीज़ में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल है। कई सारी कमोडिटीज़ ऐसी है जो MSP से ऊपर ट्रेड करी, कई सारी लाइफ टाइम हाई पर है। तो क्या एग्री कमोडिटीज़ में भी सुपर साइकिल तेज़ी का शुरू हो चुका है, और किन किन कमोडिटीज़ के दाम बढ़ने वाले हैं, ये है हमारी विशेष पेशकश। जैन साहब से एक छोटी सी जल्दी से इस पर राय ले लूँ, क्योंकि वो एग्री कमोडिटीज़ को बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं। जैन साहब, वाकई में एग्री कमोडिटीज़ में भी सुपर साइकिल चल रहा है? गजब वाली तेजी है एक्चुअली, वेरी वेरी सरप्राइजिंग। सारे कमोडिटीज भले वो सॉफ्ट हो हार्ड हो, सब में बहुत जबरदस्त तेजी आ रखी है, और चने वगैरह सरसों वगैरह की जबरदस्त तेजी बनी हुई है। और कुछ तो तेजी की उम्मीद में लोगों ने थोड़ा सा स्टॉकिंग भी कर रखी है, तो अब देखते हैं कुछ ना कुछ सरकार भी अब इस पे कुछ एक्शन लेगी। थोड़ा नीचे आना जरूरी हो गया, नहीं तो ये काफी इन्फ्लेशनरी होगा। सब अपने अपने हाइस पे चल रहे हैं। तो शो के बाद एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें अपना, वो जी बिजनेस एक्सक्लूसिव क्लब जो है जिसमें हम सारे एक्सपर्ट हैं, तो बता दो कौन कौन सी कमोडिटीज के बोरियां भर के रख लें, खाने पीने के आराम से। पता चला साल भर बाद यही सारे महंगे 100% ऊपर लेने पड़ेंगे, तो बेहतर है कि जैन साहब आपकी एक्सपर्टाइज का थोड़ा फायदा मिले। जो कमोडिटीज पहले से खरीद के रख लेनी है, कम से कम उतना तो बिल बचेगा हमारा। तो जैन साहब आप सबको बताएंगे कौन सी एग्री कमोडिटीज पहले से खरीद के रख लें। उसके अलावा कोरोना के मामले जो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उस पर होगा विशेष शो शाम 5 बजे। और ये शो है इस बात को लेकर कि राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में चल रही है घमासान। कई सारे राज्य कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन ही नहीं खत्म, 1-2 दिन में हो जाएगी खत्म, और नहीं आई तो फिर भूल जाओ, नहीं लगेगी। इधर केंद्र सरकार कहती है भाई जितनी चाहिए उतनी है, आराम से लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। अब कौन सही है कौन गलत है भगवान जाने। लेकिन क्या वाकई में वैक्सीन की कमी है तो दूर कैसे करें? वैक्सीन की किल्लत क्या है हकीकत, इस पर 2 खास मेहमान, फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड के क्रिटिकल केयर डायरेक्टर और महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर राहुल पंडित साहब, डॉक्टर समीर भाटी साहब, मेंबर कोविड वैक्सीन कमेटी दिल्ली के, दोनों जुड़ेंगे साथ, बताएंगे आपको क्या है हकीकत। और इसके अलावा आज 6:26 पर एक विशेष कार्यक्रम मनी गुरु में है, और वो भी इंटरेस्टिंग है। कोविड प्रूफ पोर्टफोलियो, आग से बचने के लिए आप फायर प्रूफ घर बनाते हैं, पानी से बचने के लिए वाटर प्रूफ, भूकंप से बचने के अर्थक्वेक प्रूफ। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, उससे बचने के लिए आपके पोर्टफोलियो में भी इस तरह की कोई प्रूफिंग होनी चाहिए? तो इसी को लेकर हम आज प्लानिंग करेंगे। स्पेशली जो कोरोना जैसी आपदा आई, उसमें निवेश को लेकर जो हमें लेसन्स मिले हैं, तो इसमें आपको अपने पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव करने चाहिए जिससे कि आपकी वेल्थ खराब समय में घटे कम, अच्छे समय में बढ़े ज़्यादा। तो कमाई के 10 दमदार फंड आपको बताएंगे मनी गुरु में, कोविड प्रूफ पोर्टफोलियो। हमारे साथ होंगे आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज साहब, जो बताएंगे आपको इनके बारे में। और रात 8 बजे मेरा फेवरेट न्यूज़ शो, ये आज फिर से देखने को मिलेगा। कवर स्टोरीज आज कमाल की है। वैक्सीन के शॉर्टेज को लेकर जो सियासत है, उस पर हम करेंगे। वैक्सीन पर पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग, जी हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग तो होनी चाहिए, पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग भी बहुत ज़रूरी है। कोरोना के वेरिएंट के नए जो लक्षण आ रहे हैं, उस पर भी हमारी विशेष रिपोर्ट होगी। नया वेरिएंट, नया लक्षण, इन लक्षणों से आपको कैसे खुद को बचाना है, कैसे सेफ रखना है, ये भी हम आपको बताएंगे। वैक्सीन के बाद इंजेक्शन का सच, ये एक और स्टोरी है जो हम आपको बताएंगे आज के शो में। इसके अलावा कई सारे और जो खबरें हैं, ये आपके सामने रखी जाएगी। पश्चिम बंगाल के चुनावों की चौथा रण चल रहा है, बंगाल का रण चौथा चरण, इस पर खबरें होंगी। और इसके अलावा ढेर सारी खबरें होंगी। #Z India 360 लिख के भेजिए ना, आप भी हिस्सा बनिए हमारे शो का, अपनी राय दीजिए। जो न्यूज़, जो खबर आप देखना चाहते हैं, बिल्कुल लिख के भेजिए। और इसके बाद ये है मेरा वीकेंड का सबसे फेवरेट शो, लेटेस्ट फेवरेट शो मेरा वीकेंड का, बात दुनिया की। और ये इस हफ्ते का मैं बात दुनिया की बताऊं, उससे पहले 1 मिनट मुझे पूछना था। कुणाल जी राकेश जी को पिछले हफ्ते मैंने काम दिया था कि बात दुनिया की देखना है आपको, देखा था आपने शो?
कुणाल जी, बात दुनिया की शो देखा कि नहीं पिछली बार? अनिल जी कुछ आवाज कम आ रही है मुझे। इसका मतलब शो देखा नहीं, आप ऐसे बोल रहे हैं, इसका मैं समझ गया। राकेश जी, आपने देखा था शो बात दुनिया की? नहीं अनिल जी मेरा भी मिस हो गया था। कल जरूर देखूंगा अनिल जी। वो मैं हमारे ऐसे ही होता था, जब स्कूल में हमें टीचर है ना सवाल पूछती थी और जिसका जवाब नहीं आता सोचने का टाइम चाहिए, तो टीचर क्या पूछा मैं सुन नहीं पाया बराबर से, तो जब तक टीचर वापस बोले करें तब तक जल्दी से हम जवाब रिकलेक्ट करने की कोशिश करें। याद आ गया। तो अब की बात, अब आपने जो किया मैं समझ गया, सोमवार को छोड़ूंगा नहीं, मैं फिर से पूछूंगा आपने शो देखा या नहीं देखा। और ये सवाल सिर्फ कुणाल जी, राकेश जी के लिए, किसी के लिए भी आ सकता है, किसी से भी पूछ सकता हूँ, लेकिन वाकई में ये शो देखने लायक है। नहीं देखा तो जरूर देखिए। अब कल इस शो में क्या कुछ होने वाला है उसकी एक झलक देखिए। क्या 2036 तक पुतिन ही लिखेंगे रूस की तकदीर? ड्रैगन ने फैलाया जहाजों का झुंड, पाकिस्तानियों को कर्ज तले दबा रहे हैं इमरान खान। क्या भविष्य में सैनिकों की जगह जंग लड़ेंगे रोबोट्स? और क्या वाकई लोगों का दिल जीतने वाले ब्रैड पिट हैं एक घटिया इंसान? देखिए बात दुनिया की, शनिवार दोपहर 11:56 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। ये वाली मेरे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी स्टोरी। क्या आगे चलते हुए जंग रोबोट लड़ेंगे? अरे भाई ऐसा हो जाए तो काम बढ़िया हो जाए, किसी की जान ही ना जाए। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये स्टोरी तो बिल्कुल देखनी पड़ेगी। और इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? आपस में रोबोट बनाओ, लड़वा लो उनको, जो जिसकी टेक्नोलॉजी बढ़िया वो जीता। ये इंटरेस्टिंग आइडिया लगा मुझे। क्यों विश्व जी, ठीक है ना ये मामला? इससे बढ़िया क्या बात है कि आपस में रोबोट बनाओ, लड़वा लो, जिसकी टेक्नोलॉजी बढ़िया जीता। ये इंटरेस्टिंग आइडिया लगा मुझे। क्यों विश्व जी, ठीक है ना ये मामला? विश्व जी लगता है सुनने बिल्कुल अनिल जी, मेरे हिसाब से उससे ज्यादा तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे। रोबोट को लड़ाओ और मजे करो। हाँ बिल्कुल। कुणाल जी कुछ कह रहे हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, जंग तक तो ठीक है, लेकिन अनिल जी अगर मान लीजिए रोबोट शो एंकर करने लगे और एनालिस्ट भी अनिल जी रोबोट हो गए, तब बड़ी परेशानी हो जाएगी अनिल जी। आप अपना देखो सर, हाँ हम तो हमारा मैनेज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। देखो क्या है, रोबोट ये इमोशन कहाँ से लाएंगे? प्यार, मोहब्बत, हंसी मजाक, एनर्जी, पॉजिटिविटी, ये तो हमारे पास ही आएगी। हाँ रोबोट चार्ट्स देख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आजकल क्या वो बहुत हमारे दो एक्सपर्ट है पैनल पे, हमारे दो ऐसे एक्सपर्ट हैं जो बड़ी मतलब मैकेनिकल टेक्निकल मशीनों से ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ कॉल्स देते हैं। एल्गो ट्रेड, दो ही हैं ऐसे लोग हमारे यहाँ पैनल पे जो एल्गो ट्रेड बहुत अच्छे, उनको सबसे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। बाकी एंकरिंग के दीप और मेरी को कोई टेंशन नहीं। कौन है एल्गो ट्रेड देने वाले? कुणाल जी। के लिए लगता है कुणाल जी का आज थोड़ा कनेक्टिविटी में इशू आ रहा है। लेकिन हाँ एक चीज़ मुझे याद दिलाऊँ आप लोगों को, मेरे ख्याल से तब दीप तो नहीं थे, लेकिन उस समय की बात है, पहली बार किसी भी बिजनेस चैनल में रोबोट को एंकरिंग करते वक्त हमने इंट्रोड्यूस किया था। याद है आपको? मित्री आई थी हमारे पास और बैठी थी। दीप तब आप थे, तब नहीं थे शायद था, बट ऑफ कोर्स वो जो आपका वीडियो था वो काफ़ी वायरल हो गया था सर, तभी से फिर हमारी जॉब्स का भी खतरा आपने बढ़ा दिया था सर। नहीं देखिए, रोबोट है, लेकिन हाँ जो इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो फ़र्क है ना वो है ही। अब आप देखो कितने सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, कितने सारे वो कैरोके आ गए और कैसे कैसे आ गए, सब कुछ आ गए, लेकिन जो मज़ा जैन साहब के म्यूजिक में है वो कहीं और कहाँ, क्योंकि जो दिल से निकलता है ना जैन साहब का, वो बजाते कैसा भी हों उसमें नहीं जाइएगा, लेकिन दिल से बजाते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़। तो जैन साहब सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ, सुबह आप बड़ी उम्मीदों के साथ और भावनाओं के साथ आए थे, लेकिन मैंने कहा उस समय मार्केट बड़ा गर्म था, एक्शन बहुत था और पीछे हमारे सारे एक्सपर्ट्स लाइन से खड़े थे अपनी कॉल्स के लिए, तो इसलिए मैंने कहा कि 3:30 बजे मैं आपको फिर से एक बार इन्वाइट करूँगा। धन्यवाद, आपने फिर से वक्त निकाला। बताएं सर, अब आप जो कहना चाहें, ऑल योर्स। हैट्स ऑफ टू यू अनिल जी। एक्चुअली में देखिए, मैंने बहुत सारे शोज किए, कई सालों से आ रहा हूं और आपके साथ तो बहुत सबसे ज्यादा शायद मैं ही आया हूँगा पूरे पैनल में अगर देखेंगे, बट
वाकई में आप दिल से लीडरशिप कर रहे हैं, मतलब आपको दिल से सम्मान देने की आज इच्छा हो रही है और मैं बहुत भावुक सुबह भी हो गया था, अभी भी हूं मैं वेरी फ्रैंकली। और मैं कहूंगा कि आपको इतना याद रहता है, इतना ध्यान रखते हैं, और ये ग्रेट लीडर की निशानी, आपका ऑरा, आपका करिश्मा, ये सब बहुत डिफरेंस है। देखिए ऐसे ही मतलब जिस तरीके से आप जिस दिन आए थे, मैं सोचा कि अनिल जी ने ये क्या किया, आज कैसे ज्वाइन कर रहे हैं और आज कहां से कहां ले गए आप। 15% से मैं वरिंदर जी को सुन रहा था, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स में मैं नहीं जाऊंगा, बट हम दिल से आपके साथ हैं अनिल जी, और दिल से ये दुआएं हैं और दिल से ये गाना निकल रहा है, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, हम साथ रहे हजारों साल, ये हमारी पैनल की है आरज़ू। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू डियर अनिल जी, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। थैंक यू, वी लव यू सो मच अनिल जी। थैंक यू सो मच जैन साहब, शब्द नहीं है आपका वाकई में आभार व्यक्त करने के लिए, और सारे पैनल का जो दिल से आप इतना प्यार देते हैं, और हमारे सारे दर्शक, मेरी सारी टीम, बस इसीलिए कैसे 3 साल निकल गए पता ही नहीं चला आप सब लोगों के साथ में। लगता ही नहीं कि काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि बस आ रहे हैं, मिल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, फिर वापस घर चले जाते हैं। तो दोस्तों और परिवार के बीच में पूरा दिन निकल जाता है, वो वाली जो फीलिंग है, बस ये फीलिंग जब तक जिए तब तक बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और स्पेशली हमारे सारे एक्सपर्ट्स का, हमारे दर्शकों का इतना प्यार सम्मान मुझे देने के लिए। तो ये 3 साल आप सब लोगों के नाम। चलिए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, किरण जी, जय सर, और साथ ही विश्वेश जी और जैन साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दीप, आपका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया पूरा साथ देने के लिए, और हमारी पूरी टीम का भी।